हेलो बच्चे लोग, कैसा आप सब लोग। तो आई होप आप लोगों की बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी। मैं आपको एक बार बोलती हूँ कि तुम एनसीईआरटी पढ़ लिया करो, तो तुम थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ लिया करो। पढ़ते होंगे, मुझे पता है कि तुम बहुत वैसे ही बहुत ज़्यादा होशियार हो, मुझे ध्यान है, ठीक है ना। तो आज अपन कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा बच्चा ये लेक्चर, बट कोई दिक्कत नहीं। इस लेक्चर में अपन जो अपना जो मेन है, देखो मैंने आपको पहले बोला था कि ऑर्गेनली मैं आपको सारी पढ़ाऊंगी, ठीक है, लेकिन जो मेन ऑर्गेनली उसको मैं पहले कवर कराऊंगी, जिसमें अपन ने ज़्यादातर अपने मेन ऑर्गेनल 80% से ज़्यादा अपन ने कवर कर लिया। अब अपन जो पढ़ेंगे इस लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूक्लियस पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको न्यूक्लियस पढ़ाऊंगी, क्योंकि अपन ने डबल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा पिछले लेक्चर में, क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड कंप्लीट करा अच्छे से। अब अपन जो पढ़ेंगे अब न्यूक्लियस पढ़ेंगे, ये अपने मेन ऑर्गेनल। अब इसके अलावा आपकी देखिए, उसके अलावा न्यूक्लियस के अलावा अपने कौन कौन से बचा है, माइक्रोबॉडीज बची, जैसे स्पोरोसोम्स, पैरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम आएगा। उसके साथ अपने सेंट्रियोल बचा है ना, और सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर वगैरह बचा, और साइटोस्केलेटन। ये अपने छोटे छोटे टॉपिक से हो जाएंगे वाले। तो ये मैंने आपको पहले बोल देती थी, छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपको एंड में ही करवाऊंगी, ठीक है। जो मेन टॉपिक्स है वो मैं आपको पहले करवाऊंगी, क्योंकि ये वाले टॉपिक हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, बट मेन टॉपिक जो है पहले वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वेट, एक चौक ले लूँ मैं, हाँ। तो चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपना जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले अपन न्यूक्लियस, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन की जो मैंने बोला था, मैं आपको न्यूक्लियस सबसे एंड में पढ़ाऊंगी, ठीक है। थोड़ा क्या लेंदी है ये वाला, इसलिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस। सही है स्पेलिंग, हाँ सही है, ठीक है। अब न्यूक्लियस को बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करना, है ना। थोड़ा मैं ज़्यादा एडिशनल चीज़ें इसमें ज़्यादा बताऊंगी, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एंड में ही बताऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले काम करते हैं, पहले इसकी खोज देख लेते हैं। इसकी खोज आपको पता है रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन जी ने करी थी, जी लगाएंगे अपन ना, ठीक है। तो किसने कर, इनकी डिस्कवरी किसने करनी, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये तो आपको ध्यान है, ये वाला नाम तो आपको जाना माना नाम है, ये बात तो आपको पता है, ठीक है। इन ऑर्किड सेल, ये भी ध्यान रखो बच्चा, ये क्वेश्चन आपके आ रखा है। ऑर्किड जानते हो, ऑर्किड प्लांट में ऑर्किड का फ्लावर लगता है, ऑर्किड का प्लांट होता है ना, उसमें इन्होंने इसकी खोज को, बस इतना ध्यान रखो, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है। चलो इसके साथ साथ और देखते जाओ, है ना। अब इसकी अपन बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, अब देखो पहले मैं इसका नंबर बताऊंगी, फिर इसके अपन शेप की बात करेंगे, और फिर इसके साइज़ की बात करेंगे। तो पहले ये इन तीनों चीज़ों पे अपन थोड़ा फोकस करेंगे, जिससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब नंबर में कैसे, चलो स्टार्ट करें। चलो देखो सबसे पहले बात करते हैं नंबर की, तो मैं इसको अलग पेन से लिख देती हूँ। पहले अपन बात करते हैं नंबर, ठीक है। अब नंबर कैसे, देखो अगर किसी सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है तो उसे ई न्यूक्लिएटेड सेल बोलते हैं। अगर पहला फर्स्ट है कि न्यूक्लियस जो है वो है एब्सेंट, ठीक है, तो ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है उसको ई न्यूक्लिएटेड सेल्स बोलते हैं। अब यहीं से आपके क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ऐसी सेल्स का नाम बताइए जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और आपको अच्छे से पता है ना। ये तो बताने वाले एग्जाम्पल बताऊँ इसके, एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं, एक तो मैच्योर आरबीसी, ठीक है। एनिमल सेल की बात करूँ, ये है एनिमल, इसका मैं बात करूँ एनिमल में, ठीक है, ये एनिमल सेल है, और ये जो मैं बताऊँगी ये है प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल में पता है कौन हो गया आपकी, सीव ट्यूब, ठीक है। तो ये दो ऐसी सेल्स होती है जिन्हें आपको जानना मन पता है, लेकिन इसके अलावा एक और ध्यान रखो बच्चा, प्लेटलेट्स में भी जो न्यूक्लियस होता है एब्सेंट होता है, ध्यान रखना इस बात को बच्चा। ये जब मैं आपको ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, मैं अभी सिर्फ ऊपर से बता देती हूँ बच्चा। देखो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, आपको ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। लेकिन आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, प्लेटलेट्स जो होती है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और थ्रोम्बोसाइट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब आप बोलोगे मैम कैसे, बच्चा देखो फंक्शनली थ्रोम्बोसाइट जो होती है वो प्राइमेट्स को छोड़कर बाकी सभी मैमल्स में पाए जाते हैं, और प्राइमेट जैसे ह्यूमन आ गया, चिंपैंजी आते हैं, गोरिल्ला और अपने बंदर, इनमें प्लेटलेट्स पाई जाती है जो बिना न्यूक्लियस के होता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा। अगर यहाँ ऑप्शन में मान लीजिए आपके पास जैसे क्वेश्चन आ जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ न्यूक्लियस प्रेजेंट, क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में क्या क्या दें, आरबीसी देगा, है ना, और यहाँ आरबीसी मैच्योर लिखा हुआ होना चाहिए, ध्यान रखना। मेन बात ये है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे बताए कि मैच्योर लिखा हुआ होना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, ये एक तो हो गया मान लो मैच्योर आरबीसी, दूसरा हो गया सीव ट्यूब, तीसरा हो गया प्लेटलेट्स, और चौथा हो गया थ्रोम्बोसाइट।
तो अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, बिल्कुल सही है, फंक्शनली दोनों एक जैसे हैं, लेकिन थ्रोम्बोसाइट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो थ्रोम्बोसाइट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्लेटलेट्स में जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है न्यूक्लियस। बच्चा टेंशन मत लो, मैं ब्लड वाला चैप्टर आएगा तो उसको और डिटेल में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। बस अब इतना ध्यान रखो जो मैंने एक चीज़ बताई है आपको कि अपन इसको बाद में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। तो पहला कि अगर किसी सेल में, वैसे तो अगर ऐसा होता नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, ये तो पता है ना आपको कि न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। जैसे अपने अंदर पूरी बॉडी में ब्रेन है ना जो पूरा कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूक्लियस भी सेल का ब्रेन कहलाता है कि जो भी फंक्शंस होंगे इसके पूछे बगैर नहीं होंगे, ये सबका देख रेख करने का काम करता है। कह रहे आपका भी ध्यान है, ठीक है। इसके साथ अगर किसी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, हालांकि ऐसा नहीं होता है, हर एक सेल में एक्सेप्शंस होते हैं ये वाले, है ना, हर एक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो अपन ने देख लिए। तो अगर ज़्यादातर समय सभी में आपको न्यूक्लिएटेड सेल से दिखती है, लेकिन कुछ कुछ सेल्स होती है ई न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, वो खुद अपना काम कर लेती हैं, ठीक है। तो चलो, तो ये तो हो गया आपका। सेकेंड बात कर लेते हैं, है ना, सेकंड नंबर में, है ना, पहला तो ये हो गया कि प्रेजेंट होगा। अगर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है ओनली किसी सेल में, नॉर्मली कॉमनली हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना, ये तो पता है आपको। कॉमनली मैंने क्या बोला कि न्यूक्लियस में एक ही किसी भी सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कॉमनली, बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल कॉमन, ये है कॉमन, है ना, है ना। तो ये नॉर्मल है, कॉमन इन ऑल सेल, ज़्यादातर सेल्स में, मोस्टली सेल्स, मोस्टली लिख लो, मोस्टली सेल्स में ज़्यादातर आपको एक ही, तो उसको अपन बोलेंगे न्यूक्लिएटेड सेल बोलेंगे। तीसरा अपना है कि अगर एक से ज़्यादा यानी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एग्जाम्पल बता दूंगी मैं इसको, तो उसको अपन बोलते हैं बाय न्यूक्लिएटेड सेल। बाय, बहुत अच्छे से समझना, इसके सबके एग्जाम्पल्स बताऊंगी मैं। बाय न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है, और इसका एग्जाम्पल अगर ध्यान हो तो पैरामीशियम, ध्यान आ रहा है, पैरामीशियम इज ए बाय न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चा, पैरामीशियम। एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और एक छोटा न्यूक्लियस होता है, ध्यान आ रहा है। तो प्रोटिस्टा का जो मेंबर होता है जिसका नाम है पैरामीशियम, उसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब तीसरा, चौथा जो सबसे आखिरी है बच्चा, मल्टी न्यूक्लियस, जिसमें बहुत सारे यानी 3 से ज़्यादा, यानी, है ना, 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है बच्चा, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहलाती है। और ये किसमें आपको देखने को मिलता है बच्चा, देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कंडीशन आपको देखने को मिलती है, वैसे तो बहुत ही कम कंडीशन है, जैसे नॉर्मली एनिमल सेल में आपको, जैसे फंजाई में मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आपकी स्केलेटन मसल्स में आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल देखने को मिलेगी, समझ रहे हो ना बात को। तो और कुछ एल्गीज भी होते हैं, उनमें भी देखने को मिलते हैं, बहुत एक्सेप्शन है, आप याद मत रखो, बट ये फंजाई वाला और वो क्या नाम है आपके, स्केलेटन मसल वाला, तो ध्यान रखना। तो मैं लिख देती हूँ, एक तो स्केलेटन मसल्स में, है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड आपको देखने को मिल सकते हैं, और उसके साथ साथ फंजाई में, ठीक है, फंजाई सेल्स में बताया ना, फंजाई के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है। याद आ रही है, सिनोसिटिक कंडीशन, सिंसियम कंडीशन, कुछ याद आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे इनको पूछूं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड भी कैसे कैसे बन सकती है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन 2 तरीके से बन सकती है, सिनोसिटिक कंडीशन और सिंसियम। सिनोसिटिक कंडीशन में जब एक ही सेल का न्यूक्लियस डिवाइड कर जाए, एक ही सेल का, और सेल डिवाइड नहीं करे, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो, साइटोकाइनेसिस नहीं हो, तब भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी। और दूसरा, जब कोई 2 सेल आपस में फ्यूज़ करे, तो साइटोप्लाज्म तो फ्यूज़ कर गया लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं करा, तब भी मल्टी न्यूक्लिएटेड सिचुएशन है, तो उसको सिंसियम बोलते हैं। तो पता है ना, ये तो पता है जो अपन को फंजाई में देखने को मिलती है बच्चा, ये तो ध्यान है, मैं बता रही हूँ, मैं लिख नहीं रही हूँ मैं, लेकिन आप, मैं इसे बोल के बता रही हूँ, ध्यान रखना इस बात को। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लेना उसको, जिसमें कंडीशन देखने को मिलती है। अब जा आपको ध्यान होगा। अब मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये अपन ने पढ़ी, नंबर पढ़ ली। अब सुनो, न्यूक्लियस का एक नाम होता है जिसका नाम है कैरियन। कैरियन, न्यूक्लियस का एक साइंटिफिक नाम है, उसका नाम है कैरियन। सही लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा है। तो अगर किसी के नाम के पीछे कैरियो शब्द आ जाए तो समझ जाना न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर, है ना, देखो यहाँ पर ये कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है, जैसे आपने फंजाई में लाइफ साइकिल में देखा होगा, डाई कैरियन स्टेज आती है, जिसमें साइटोप्लाज्म तो फ्यूज़ कर जाता है लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं करता, तो डाई कैरियन स्टेज आती है जो फंजाई में देखने को मिलती है। समझ में आ रहा है, मल्टी कैरियन सेल, डाई कैरियन सेल, बच्चा वो वही सभी चीज़ें वो रिलेटेड है सारी, तो ध्यान रखना, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। समझ में आया, चलो नेक्स्ट। तो ये तो हो गया आपका नंबर। अब अपन बात करते हैं किसकी, साइज़ की। शेप भी बात करेंगे, साइज़ भी बात कर लेते हैं, मतलब जो न्यूक्लियस होता है मतलब कैसा होता है, तो अपन शेप की बात कर लेते हैं। तो सेकंड है अपना शेप। शेप की बात करते हैं, बहुत पूछा जाता है शेप भी। शेप में देखो बच्चा, कैसे कैसे देखो, शेप नॉर्मली आपको पता है कि न्यूक्लियस का जो क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो राउंड होता है नॉर्मली। तो पहला है राउंड, राउंड शेप जो नॉर्मली होता है ज़्यादातर,
कॉमन मैं लिख रही हूँ बस, ये कौन समझ जाओ कि कॉमन सेल्स में आपको राउंड शेप ही दिखेगा न्यूक्लियस का, लेकिन राउंड के अलावा कुछ कुछ सेल्स ऐसी होती है जिसमें आपको अलग अलग शेप दिखता है। जैसे एग्जांपल के लिए है ना, ओवल शेप भी दिखेगा आपको, ओवल शेप भी दिखता है न्यूक्लियस का, ठीक है। इसके साथ साथ आपको कैसा दिखता है ना, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो बाइलोब्ड शेप भी दिख सकता है आपको, बाइलोब्ड। देखो राउंड तो होगा ऐसा, राउंड होगा ऐसा, ओवल होगा ऐसा, ठीक है। हाँ, बाइलोब्ड कैसा होगा, बाइलोब्ड शेप कैसा होगा, बाइलोब्ड होगा ऐसा, बाइलोब्ड होगा ऐसा, ठीक है। दूसरा चौथी बात करते हैं, दूसरा कैसा हो सकता है, हाँ आपके मल्टीलोब्ड भी हो सकता है, मल्टीलोब भी हो सकता है। मल्टीलोब में कैसा होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है, तो ऐसा शेप भी हो सकता है, ठीक है। फिफ्थ बात करते हैं, मल्टी से पहले आपके ट्राइलोब्ड भी आता है, ट्राइलोब भी आता है। ट्राइलोब में आपके 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये कुछ आपको कुछ ऐसे डायग्राम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर, अच्छा ये घुमा भी हो सकता है, मैं आपको लोब बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा होगा, तो आपको कुछ ऐसा। अब मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, देखो ट्राइलोब का एग्जांपल अगर याद आ रहा हो तो एस शेप बेसोफिल, बेसोफिल ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बेसोफिल में। ध्यान आ रहा है कुछ, तुम्हारे बेजे में कुछ आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। बेसोफिल जिसके अंदर एस शेप न्यूक्लियस होता है, कुछ याद आ रहा है, पता नहीं तो मैं तो कुछ याद है या नहीं है। ये किस में होता है, मल्टी न्यूक्लियट किस में होता है, न्यूट्रोफिल में, न्यूट्रोफिल में होता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। और बाइलोब्ड किस में होता है, एसिडोफिल में। और ओवल नॉर्मली जैसे अपने प्लांट की सेल्स में एल्गी वगैरह में पाया जाता है, और नॉर्मली प्रोटिस्टा में भी आपको ओवल शेप ऐसे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ये वाले एग्जांपल तो आपको ध्यान रखना, और मोस्ट कॉमन है आपके सबसे राउंड वाला, ठीक है। शेप समझ में आ गया। चलो अब अपन बात करते हैं पोजीशन की, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पोजीशन, ये आपके बहुत बार आ रखा है, तो देखो ध्यान से। तो थर्ड नंबर, सेकंड हो गया, तो थर्ड नंबर पे हो गया आपका पोजीशन। पोजीशन का मतलब यानी सेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ध्यान से सुनेंगे सब। सबसे पहले तो आपको पता है सबसे कॉमन है सेंटर, सेंटर में, तो उसको बोलते हैं सेंट्रिक न्यूक्लियस। जो सेंटर में प्रेजेंट होता है ना उसको बोलते हैं अपन सेंटर, सेंट्रिक या सेंट्रिक न्यूक्लियस, जो सबसे कॉमन है। ये तो पता है ना, सेंट्रिक न्यूक्लियस सबसे कॉमन होता है। नॉर्मली न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में, तो नॉर्मली सेल्स में आपको सेंटर में ही दिखेगा न्यूक्लियस। इसके अलावा और कहाँ का दिख सकता है, सेकंड। इसके अलावा क्या नाम है उसका, हाँ ई सेंट्रिक का क्या मतलब होता है, ई सेंट्रिक का मतलब सेंटर से थोड़ा आसपास। जैसे ये सेल है ना, ये सेंटर, जैसे नॉर्मली सेल थी तो इसमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है, लेकिन यहाँ ना हो कि यहाँ पे होगा, सेंटर से थोड़ा सा दूर होगा, तो उसको ई सेंट्रिक बोलेंगे, ठीक है। तो ये किस में होता है, प्लांट सेल में। प्लांट सेल में आपको मैंने बात करी थी, प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेंटर में नहीं होता है, वो कहाँ होता है, सेंटर से थोड़ा दूर होता है, बिकॉज ऑफ वैक्यूल, ठीक है। चलो तीसरा है आपके पास पेरिफेरल न्यूक्लियस। पेरिफेरल का क्या मतलब होता है, तो पेरिफेरल का मतलब होता है, मतलब ये सेल है, ठीक है, और बिल्कुल यहाँ पर अटैच्ड होगा, यहाँ ऐसे पेरिफेरल बिल्कुल मेम्ब्रेन से अटैच, मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास में होता है, ये आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर कुछ सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आप याद रखना बच्चा, एडिपोसाइट सेल। एडिपोसाइट जो सेल होती है, ये आपके क्वेश्चन आपके आ रखा है बच्चा, ये वाला ध्यान रखना। एडिपोसाइट सेल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर फैट जमा रहता है, जिस वजह से जो न्यूक्लियस होता है बिल्कुल साइड में खिसक जाता है, बिल्कुल पेरिफेरी। और लास्ट एक और बता देती हूँ, 4th नंबर पे है, वो है बेसल। बेसल का मतलब क्या, ये तो आपको आता होगा, ये तो आता होगा तुमको, मतलब ये सेल है और इसके बेस पे होगा। याद है अपन ने बात करी थी कौन सी सेल जिसमें बेसल न्यूक्लियस होता है, कोलमनर सेल। याद आ गया, लो आ गया घूम फिर के वापस। कोलमनर सेल्स जो होती है वो आपकी उसमें बेसल न्यूक्लियस होता है। तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। आ गया समझ में आपको, देखो एक बार इसको, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर मत करना तुम, समझ में आ रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है नॉर्मली, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। और अगर ध्यान रख सको, ओवल का अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे याद रख लेना, ये आपके एनिमल सेल की इस जो मसल्स होती है उसमें पाया जाता है। मसल्स में भी कौन सी, स्मूथ मसल्स में। याद रखो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपके आ नहीं रखा है, याद रख लेना, बट बाकी का तो ध्यान ही रखना। और बाकी का ये तो बच्चा, ये तो हो गया आपका नंबर ध्यान रखना है। एग्जाम्पल विथ एग्जाम, मैंने इसका इसलिए ही मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा बताऊँगी न्यूक्लियस में, मैं आपको फिर बोल रही हूँ ये बात, तो एक्स्ट्रा है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं इसलिए एक्स्ट्रा बता रही हूँ। मैंने आपको पहले बोल दिया, जो मैं बताऊँगी बच्चा मैं हर चीज़ देख कर आती हूँ कि जहाँ से आ सकता है क्वेश्चन वो चीज़ बताऊँ मैं आपको, तो थोड़ा सा तुम भी थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। तो ये बात ध्यान। और ये कैरियन शब्द, ये क्वेश्चन आ रखा है, कैरियन इज टर्म्ड, बोलते हैं कि
कौन से, मेरे को हिंदी इंग्लिश नहीं आ रही और हिंदी में बोलते, मैं हिंदी बता देती हूँ, तुम समझ जाओ कि कैरियन शब्द किससे रिलेटेड है। कैरियन वर्ड इज़ रिलेटेड विथ, ऐसे शब्द आते हैं, तो कोशिश करो कि शब्दों को तोड़ के पढ़ो, तो ज़्यादा होगा तो मैं समझ में भी आएगा। ठीक है, फिर मैं ये भी बताऊंगी काइनेसिस क्या होता है, फ्यूज़न वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं एंड में बात करेंगे। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया अपना ये। अब अपन बात करेंगे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की। तो अपन किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। चलो स्टार्ट करें। अब न्यूक्लियस हटाऊँ मैं इसको, अब इसको पूरा मिटा रही हूँ मैं। ठीक है, पूरा मिटाऊंगी मैं इसको, है ना, हटा दूँ। चलो अब अपन बात करेंगे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की, जो अपने नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। एनिमल की ही बात करेंगे वैसे तो नॉर्मली जो भी अपन बात करें यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करें। एक मिनट में चौक ले लूँ, फिर तुम बोलोगे समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा मैम, फलाना डिगाना और करोगे तुम। चलो स्टार्ट करें। चलो तो अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अच्छे से देखना, ये थोड़ा अच्छे से समझाऊंगी मैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता है ये डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये मैं आपको 10 बार नहीं 100 बार बता चुकी हूँ, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस ऐसा ही होता है। कभी भी याद रखना, एक क्वेश्चन आया था आपके, मैं बताती हूँ अभी आपको क्या क्वेश्चन था वो, सुनो, है ना। ये आपकी सेल है ना, ये सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, साइटोप्लाज्म है, और ये न्यूक्लियस है जो अपन ने बनाई है। ठीक है, ये न्यूक्लियस अपन ने बनाया। चलो स्टार्ट करें। हाँ, क्या बोला था, हाँ, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के वैसे 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं अपन, चलो, है ना। और यहाँ पर कुछ एक बॉडी होती है, उसकी भी चर्चा करेंगे अपन, और कुछ स्ट्रक्चर होते हैं फिर जैसे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ये 4 चीज़ें बनाया। अब क्या क्या बनाया मैंने उसकी बात करते हैं अपन। ठीक है, ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो, ये है लिक्विड पार्ट जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, दूसरा है ये एक डार्क कलर की डेंस बॉडी होती है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। ठीक है, और एक थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बिखरे हुए रहते हैं, है ना, इरेगुलर होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स या नेटवर्क, या फिर नेटवर्क बोल लो, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, तो अपन को 4 स्ट्रक्चर्स दिखे। पहला, अब इन दोनों को साथ में बच्चा अपन बोलते हैं कैरियोन थीका। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, इसका क्या मतलब है बच्चा, देखो, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, थीका का मतलब होता है लेयर, ध्यान रखना, इसका मतलब होता है लेयर। ठीक है, या आप मेम्ब्रेन जो आपको बोलना चाहो, जो आपको सही, और इसका क्या मतलब होता है न्यूक्लियस, ये तो बात आपको ध्यान है। तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों को मिला के अपन कैरियोन थीका बोलते हैं। थीका शब्द कहीं पर भी आ जाए, है ना, थीका शब्द कहीं पर भी आ जाए, ध्यान रख लेना, मतलब होता है मेम्ब्रेन। क्लियर, हाँ। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस में पाए जाने वाला लिक्विड, जो कैसा होता है, सेमी फ्लूइड होता है, पूरी तरह से फ्लूइड नहीं होता। न्यूक्लियोलस एक डेंस, मैं लिख देती हूँ, एक डेंस डार्क कलर की बॉडी होती है ना, जो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली कहलाती है। तो इसके बारे में मैंने आपको न्यूक्लियस याद है, मैंने आपको न्यूक्लियस बताया था, तो न्यूक्लियस के बारे में मैं अभी इसमें समझाऊंगी। अभी 4 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एक एक करके, तो बताऊंगी। ठीक है, और एक फाइबर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम है क्रोमेटिन नेटवर्क। इनका जो देखो बच्चा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, क्रोमेटिन नेटवर्क के फाइबर जो होते हैं, इन्हीं में ही डीएनए, एक तरीके से डीएनए ही है, डीएनए का मॉलिक्यूल्स इसमें ही प्रेजेंट होता है, डीएनए इनमें प्रेजेंट होता है। इनका मतलब यानी क्या कैरी करते हैं, जेनेटिक मटीरियल, इट कैरीज जेनेटिक मटीरियल यानी डीएनए।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान समझ में आ गया। चलो अब अपन एक एक करके एक बार देख लेते हैं। मैं जिनका है वो यही बता देती हूँ, पहले इन दोनों का तो यही बता देती हूँ मैं, और इन दोनों को थोड़ा अच्छे से मैं आपको बताऊँगी। देखो सबसे पहले बात करते हैं कैरियन थीका की, यानी इनकी थीका की बात करते हैं। बच्चा देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है वो इनकम्प्लीट होती है। अब आप लोग मैं देखो बच्चा कंप्लीट तब कहेंगे जब वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाए, लेकिन यहाँ अगर आप देखो तो ये हर जगह टूटी हुई है। मतलब यहाँ पर आपको पोर्स दिखेंगे, और ये जो पोर्स का जो नंबर होता है ना बच्चा, इन पोर्स का नंबर बच्चा 500 से 1000 के बीच में हो सकता है। मतलब इतने ज़्यादा तादाद में हो सकते हैं ये पोर्स, बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये जो पोर्स होते हैं इनको, ये जो पोर्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आउटर इनर के बीच में, यानी मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो पोर्स होते हैं ये ऑक्टागोनल पोर्स कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है बच्चा। ऑक्टागोनल क्यों? क्योंकि इन पोर्स का जो शेप होता है वो 8 भुजाओं का होता है, 8 शेप का होता है, पता है ऐसे कुछ बनता है। ठीक है, और उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं एन्यूलस। ये आपकी बुक में भी दे रखा है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। न्यूक्लियस वाला जब टॉपिक पढ़ोगे तब उसमें एन्यूलस नाम लिख रखा है कहीं पर। तो मैंने क्या बोला कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो 8 भुजा के होते हैं, इसको ऑक्टागोनल पोर्स बोलते हैं। और ये जो पोर्स होते हैं उनको, स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोलते हैं, एन्यूलस कहते हैं। तो उन पोर्स को ही एक्चुअली में एन्यूलस बोला जाता है, जिनकी 8 साइड्स होती है, इसको ऑक्टागोनल। बस इतना ध्यान रखो, इससे ज़्यादा ध्यान मत रखना, बस इतना ध्यान रखना इनका जो नंबर है वो 500 से 1000 के बीच में हो सकता है, लगभग। ठीक है, हाँ। आउटर जो मेम्ब्रेन होती है और इनर जो मेम्ब्रेन सेम, ये परमेबल नहीं होती, ये परमेबल होती है, और ये वाली जो होती है वो सेमी परमेबल होती है। ये ध्यान रखना आपको। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं बच्चा, जैसे मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, सेम वही है, और क्लोरोप्लास्ट में बताया था, और सेम इसके अंदर भी वैसा ही है। ठीक है, हाँ, इसमें आरएनए और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है इनकी मेम्ब्रेन में, ध्यान रखना। ठीक है, लिपिड की तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ इनमें आरएनए प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा होती है। चलो अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियोलस। हाँ, न्यूक्लियोलस का कंपोजिशन पूछा जाता है। न्यूक्लियोलस एक सेमी फ्लूइड लिक्विड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म जो सेमी फ्लूइड लिक्विड होता है, जो न्यूक्लियस का एक मीडियम बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बच्चा एक बात बोली थी कि कोई भी ऑर्गेनेली हो, अगर वो अपने अंदर कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस करती है तो कभी भी सूखेगी नहीं, ड्राई नहीं होगी, उसमें लिक्विड होगा। अब सब में अपन ने अलग अलग लिक्विड्स देखे, तो न्यूक्लियस भी तो एक मेन कंपार्टमेंट है पूरी सेल का, तो इसके अंदर भी तो क्या होगा, लिक्विड होगा ही, क्योंकि इसमें भी तो मेन रिएक्शन होती है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होता है, चलो अब बात करते हैं अपन न्यूक्लियोप्लाज्म में होता क्या क्या है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके, देखो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होता है। सबसे पहला, ठीक है, एंजाइम्स। अब आप बोलोगे मैम एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, आ गई बात। मैंने देखो बताओ, अब याद करो। मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंजाइम्स किसके लिए थे, क्रेब्स साइकिल के लिए। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में किसके लिए थे एंजाइम्स, डार्क रिएक्शन के लिए। और न्यूक्लियोप्लाज्म में एंजाइम किसके लिए है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए होते हैं ना, है ना। अब डीएनए के साथ साथ यहाँ अपन जो स्टैंडर्ड डोग्मा जो बनता है, तो 2 तरीके के रेप्लिकेशन होते हैं। देखो आरएनए भी बन सकता है और डीएनए भी बन सकता है। अगर यहाँ डीएनए बन रहा है, अगर डीएनए है तो क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होगा, अगर आरएनए का करवा रहे हो रेप्लिकेशन तो क्या बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो है ना, ये बात याद रखना। इसके साथ साथ इसमें आयंस भी होते हैं, सेम मैग्नीशियम, मैंगनीज, है ना, मैग्नीज और आपके Fe। ठीक है बच्चा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है ना, इसके साथ साथ होते हैं इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन के साथ साथ बच्चा इसमें आरएनए, तीनों टाइप्स के आरएनए प्रेजेंट होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए प्रेजेंट होगा, टीआरएनए भी प्रेजेंट होगा और एमआरएनए भी प्रेजेंट होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके आता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म का कंपोजिशन बताइए। तो बच्चा आपको ध्यान रखना है कि वैसे देखा जाए तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे, देखो ये तो मैंने सिर्फ एक लिक्विड मटेरियल बताया है। अगर इस न्यूक्लियोलस और इस क्रोमेटिन नेटवर्क निकाल दोगे तब ये कंपोजिशन है। वैसे देखा जाए ना तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन नेटवर्क भी है और न्यूक्लियोलस भी है। ये तो अपार्ट फ्रॉम दिस बताया है मैंने कि भाई इन दोनों को अगर निकाल दोगे तो इस लिक्विड के अंदर क्या होगा। तो वो ये सारी चीज़ें हैं, ये कंपोजिशन आपके पूछा गया है, ध्यान रखना। इसलिए मैंने इस पर थोड़ा इसलिए मैं स्ट्रोमा, मैट्रिक्स और इसका कंपोजिशन मैंने आपको थोड़ा डिटेल में ही बताया है, क्योंकि इसके आते हैं क्वेश्चन। ध्यान रखना, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खैर, और इसमें आरएनए की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस जो होता है बच्चा, एक डेंस डार्क कलर की बॉडी होती है, बिल्कुल मतलब खत्म हुई हुई, मतलब बोलते हैं ना कि इंसान को अपने बोलते हैं हड्डी का ढांचा हो रहा है तो खत्म हो जाएगा, बस वैसा ही स्ट्रक्चर होता है इसका। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है पता है, देखो ऐसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, बिल्कुल लाइट कलर का,
लेकिन जब ये एक साथ होते तो डार्क कलर का दिखता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर फ्लूइड भरा रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं उसको, है ना। खैर ये अपना काम का नहीं है। और ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है आरएनए का सिंथेसिस करना। इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन थोड़ा सा, जब मैं क्रोमोसोम वाला पढ़ाऊंगी, अभी क्रोमोसोम जो पढ़ाऊंगी तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे थोड़ी सी। बस इतना ध्यान रखो, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली होती है जो क्रोमेटिन नेटवर्क के NOR रीजन पे जुड़ी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NOR, ये भी अपन क्रोमोसोम में पढ़ेंगे। बस अभी इतना ध्यान रखो कि एक डेंस कलर की बॉडी होती है जो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली होती है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन नेटवर्क के NOR रीजन में प्रेजेंट होती है। अब ये क्या है सब अभी क्रोमोसोम बताऊंगी तब अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है बच्चा? तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अब अपन क्या पढ़ेंगे? अब इसी के अंदर पढ़ेंगे क्रोमोसोम वगैरह, है ना। अभी बात करेंगे बच्चा। देखो क्रोमेटिन नेटवर्क अभी आपको ऐसा स्ट्रक्चर जिसका कोई शेप नहीं है, ये तब देखने को मिलता है जब सेल डिवाइड नहीं करती है। जब सेल डिवाइड यानी सेल साइकिल में नहीं जाती है तब आपको क्रोमेटिन नेटवर्क में DNA ऐसा दिखेगा, मतलब क्रोमेटिन नेटवर्क आपको दिखेगा। लेकिन जैसे ही ये सेल आपकी डिवाइड करने के लिए जाएगी, भले वो मियोसिस हो माइटोसिस हो, कोई भी सेल डिवीजन करने जाएगी, तब ये क्रोमेटिन नेटवर्क ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट्स चेंज इनटू अ क्रोमोसोम। और मैंने इंग्लिश बोल दी, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चा? क्रोमोसोम, जो आपको एक पर्टिकुलर शेप दिखेगा। वरना अगर नॉर्मल आप जब सेल को देखोगे ना तो आपको बस कुछ नहीं दिखेगा, धागा धागा दिखेगा जो इधर से उधर बिखरा पड़ा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो बता दिया, ठीक है। इसको देख लो एक बार, फिर अपन अब क्या स्टार्ट करेंगे? क्रोमेटिन नेटवर्क की स्टार्ट करें, तो जिसमें अपन क्रोमोसोम ही पढ़ना है, ठीक है। क्रोमोसोम अपन देखना है कि कैसे कैसे होता है। चलो अब इसको बता दो। अब देखो बच्चा, अब मैंने अभी आपको बोला था कि क्रोमेटिन जो नेटवर्क होता है वो आफ्टर नहीं ड्यूरिंग डिवीजन ही एक शेप ले लेता है जिसका नाम है क्रोमोसोम। तो क्वेश्चन आता है कि मतलब क्रोमेटिन नेटवर्क से ही क्रोमोसोम बनता है। मतलब आपको इतना तो पता है बच्चा आपको कि ये अभी इसका कोई शेप नहीं है, तो ये शेप बनने लगा किसी क्रोमोसोम में, ठीक है। तो चलो अब अपन उसी की बात करेंगे कि भाई कैसे कैसे शेप बदलता है, कैसे कैसे लेता है, ठीक है। चलो तो ड्यूरिंग डिवीजन के समय, है ना, स्टार्ट करें। देखो तो अब अपन क्या पढ़ेंगे? क्रोमेटिन नेटवर्क। बच्चा देखो क्रोमेटिन नेटवर्क में आपको दो तरीके के क्रोमेटिन दिखते हैं। पहले अपन क्रोमोसोम पढ़ने से पहले ये तो बता दूं, क्रोमेटिन नेटवर्क में आपको दो तरीके के क्रोमेटिन दिखते हैं। एक तो होता है हेट्रोक्रोमेटिन। अच्छा बच्चा एक चीज़ और बता दूं, विदाउट स्टेनिंग आपको कुछ नहीं दिखने वाला, आपको स्टेन करना पड़ेगा। आपको न्यूक्लियस तो दिख जाएगा आपको विदाउट स्टेनिंग, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ आप देखोगे बिना स्टेनिंग के नहीं देख सकते। विदाउट स्टेनिंग क्या होता है बच्चा? बच्चा कलर डाई करना, डाई करने से ही आपको चीज़ें पता चलेगी, अदरवाइज नहीं पता चलेगी। तो जब हमने न्यूक्लियोप्लाज्म को अंदर से देखना चाहा तो हमको कुछ भी नहीं दिखा। अब कुछ नहीं दिखा तो दिक्कत वाली, अब हमने डाई करा, तब डाई करने पर हमको क्रोमेटिन नेटवर्क की दो साइड दिखी, दो तरीके के क्रोमेटिन नेटवर्क, एक तो हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। याद आ रहा है कुछ? एक तो है हेट्रोक्रोमेटिन, क्रोमेटिन, और एक यूक्रोमेटिन। बच्चा ये मान लो कि मतलब इन दोनों में ही DNA होता है, दोनों में ही DNA, ये ऐसे क्रोमेटिन नेटवर्क है जिनमें दोनों में ही DNA प्रेजेंट होगा, ठीक है। इनके दोनों में ही DNA प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जैसे कैसे, तो आपको पता है, जैसे मतलब मान लो कि, है ना, यहाँ पर आपको अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे मतलब क्वेश्चन आता है कैसे आपको बताना है, तो देखो हेट्रोक्रोमेटिन वो क्रोमेटिन होते हैं जो DNA रेप्लिकेशन के प्रति बहुत स्लो होते हैं। यहाँ पर ये मान लो कि DNA रेप्लिकेशन बहुत ही स्लो फॉर्म में होता है, होता तो है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, इनएक्टिव से होते हैं ये। मतलब यहाँ पर यानी, अरे ये मतलब एक बात बताओ, ये क्रोमेटिन नेटवर्क है, मान लो क्रोमेटिन नेटवर्क है। अभी ये मुझे पता नहीं कैसा है, मैंने स्ट्रेन करके देखा तो मुझे एक अलग कलर का दिखाई दिया कि भाई ये साइड जो है वो यूक्रोमेटिन है और बाकी की साइड है हेट्रोक्रोमेटिन। तो मेरे को ऐसा देखने को मिला कि भाई जहाँ पर यूक्रोमेटिन है वहाँ पर DNA रेप्लिकेशन फास्ट हो रहा है, एक्टिवली हो रहा है, फास्ट हो रहा है और एक्टिवली DNA रेप्लिकेशन होता है। और यही पूछा जाता है कि मतलब DNA रेप्लिकेशन के प्रति एक्टिव कौन होता है, कौन सा क्रोमेटिन होता है? तो आपको ध्यान रखना है यूक्रोमेटिन, ठीक है। एक्टिवली DNA रेप्लिकेशन करता है, यानी इसकी जो यहाँ पर जितना भी DNA, यूक्रोमेटिन में जितना भी DNA होगा वो DNA रेप्लिकेशन फर्स्ट करे, पहले तो यही करेगा। और अगर इसमें नहीं होता तो हेट्रोक्रोमेटिन, मैंने आपको फिर बोला हेट्रोक्रोमेटिन भी DNA रेप्लिकेशन कर सकता है, लेकिन इसकी वॉल बहुत इनएक्टिव होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इनएक्टिव होता है एक तरीके से, करता तो है लेकिन बहुत ही कैसे करता है? इनएक्टिवली। और ये DNA रेप्लिकेशन बहुत ही फास्टली करता है, यानी नॉर्मली अगर देखा जाए तो यूक्रोमेटिन में DNA रेप्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। चलो और अपन बात करते हैं, अभी चर्चा करते हैं पूरी की पूरी। तो अब क्या करेंगे अपन, ये क्रोमेटिन नेटवर्क था, अब इस क्रोमेटिन नेटवर्क को अपन चेंज करेंगे क्रोमोसोम में,
किसमें चेंज करेंगे? क्रोमोसोम में। क्रोमेटिन की खोज किसने करी थी? एक्चुअली में फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोज करी थी, ठीक है। न्यूक्लियस की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। क्रोमेटिन की खोज किसने करी थी? फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोज करी थी। फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्रोमेटिन नेटवर्क की खोज करी थी। क्रोमोसोम की खोज किसने करी थी? क्रोमोसोम की खोज हॉफमिंस्टर नाम के नाम के एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने क्रोमोसोम की खोज करी। तो अब ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो होगा, अब ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क होगा, है ना, ड्यूरिंग डिवीजन के समय किसका शेप लेता है? क्रोमोसोम का, ठीक है, क्रोमोसोम का शेप लेता है। अब जो क्रोमोसोम होते हैं, आपको पता है उसमें 2 आर्म्स होती है, मतलब 2 आर्म्स जानते हो ना, मतलब 2 आर्म्स होती है, मतलब कैसे, मतलब देखो जैसे आपको मैं यहाँ पर, अब मैं काम करती हूँ, अब मैं डायग्राम बना देती हूँ, देन उसमें समझा दूँगी आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्रोमोसोम ऐसा होता है ना बच्चा, ऐसा होता है क्रोमोसोम, ये पूरा क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के 2 क्या बोलते हैं आर्म्स होती है, मतलब 2 आर्म्स, एक तो ये एक आर्म और एक ये ए आर्म, ठीक है। वैसे तो 4 है, दिख रही है आपको, मैं टोटल बना के बता रही हूँ। तो इस एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन क्रोमेटिड। तो मैंने एक ही बनाया है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है? क्रोमेटिड का। किसका स्ट्रक्चर है बच्चा? ये क्रोमेटिड का स्ट्रक्चर है बच्चा। जब ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, जब 2 क्रोमेटिड आपस में जुड़ते हैं तो एक क्रोमोसोम बनता है। हमेशा क्रोमोसोम किसमें होते हैं? पेयर्स में होते हैं, बताया ना इतना तो, ठीक है। तो वही वाली बातें हैं। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, हाँ, और ये बीच में एक ये इस पूरे स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग चीज़ है। तो देखो कैसे, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको अपन बोलते हैं काइनेटोकोर, जो एक्चुअल साइड होती है स्पिंडल फाइबर की जुड़ने की। तो ये तो है काइनेटोकोर, ठीक है। और ये इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं बच्चा? सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो पता है आपको, है ना, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, ये पूरा क्या है? सेंट्रोमियर है, ये पूरा अपना है सेंट्रोमियर, ठीक है। चलो, यहाँ पर एक पतली सी बिल्कुल एक प्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन होती है जो क्रोमोसोम को ढक के रखती है। इसके अंदर एक जो मटेरियल होता है, ये क्या कहलाती है? प्रोटीनेशियस को अपन बोलते हैं पेलिकल, जो होती है प्रोटीनेशियस, ठीक है। कोई एक ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होती, बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन होती है, ध्यान रखना। इसके अंदर भी फ्लूइड भरा रहता है जिसमें प्रोटीन होता है ना, ध्यान रखना। उसमें आयंस होते हैं जिसको अपन बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म बोल दो, ठीक है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, अब अपन एक्चुअली बात करते हैं अपना मेन टॉपिक। बच्चा देखो, मैं जो स्ट्रक्चर अब पहले मैं बना देती हूँ, फिर तुम अब आप बोलोगे मैम ये क्या है? बच्चा ये है अपने क्रोमेनीमेटा, क्या मैं, आप इसको डीएनए बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमेनीमेटा आप डीएनए बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो चीज़ मुझे बतानी पड़ेगी, ठीक है। ये आप डीएनए है, क्रोमेनीमेटा, जो आपको बोलना चाहो बोलो। अब सुनो, अब सुनते जाओ। देखो, अब आप बोलो मैम ये अलग अलग क्यों बनाया है, कि एक बार तो आपने फोल्डेड बनाया है और एक बार आपने ऐसा। सुनो, एक क्रोमोसोम ऐसा होगा जिसमें या तो ऐसा डीएनए होगा पूरा पैरेलल में होगा, या तो ये वाला होगा। अब मैं 2 बनाने से अच्छा है कि मैंने एक में ही समझा दिया आपको, ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सुनते जाओ बस आप। अगर आप क्रोमेटिड के स्ट्रक्चर देखोगे, या तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा पूरा, या तो एक क्रोमोसोम में, या तो आपको पैरेलल क्रोमेनीमेटा दिखेंगे जो एक तरीके के डीएनए है, और या तो आपको फोल्डेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखेगा डीएनए का। अब बताओ सबसे मजेदार बात, अब सुनो बच्चा, ये जो स्ट्रक्चर होता है जब क्रोमेनीमेटा पैरेलल होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें क्रोमेनीमेटा डीएनए पैरेलल फॉर्म में होगा, वही क्रोमोसोम मियोसिस करेगा, वही क्रोमोसोम क्या करेगा? मियोसिस करने जाएगा। अब ये क्या है, वैसे हम समझाती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। और दूसरा, जिस क्रोमोसोम में, जिस क्रोमेटिड में जो डीएनए या क्रोमेनीमेटा हेलिक्स के रूप में होगा, वो क्रोमोसोम हमेशा जो होगा, यानी वो कैसा होता है? हेलिक्स के रूप में होता है। वो कहाँ जाएगा? वो माइटोसिस करेगा। अब क्या बोला मैंने, समझो, मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ और तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। देखो, आपको पता है ना, आपकी सेल माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन करती है। मियोसिस डिवीजन तब होता है जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, जिसमें हाफ हो जाते, अलग अलग हो जाते हैं, होते नहीं होते? होते हैं ना। अब थोड़ा बुद्धि लगाओ, इनमें से देखो, मैं एक काम करती हूँ, एक और बना देती हूँ। मान लो ये एक क्रोमोसोम ये रहा, एक क्रोमोसोम ये रहा। इस वाले क्रोमोसोम पे पैरेलल डीएनए है, पूरा पैरेलल है बच्चा, अच्छे से समझना। और इसमें आपके
ऐसा डीएनए रेगुलर, ठीक है। अब तो एक क्रोमोसोम ऐसा, एक क्रोमेटिड ऐसा, ठीक है। ये वाला क्रोमोसोम जब भी होगा ये हमेशा मियोसिस करेगा, ठीक है, और ये हमेशा माइटोसिस करेगा। अब देखो, समझो, रटो मत, समझने की कोशिश करो। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए तो हाफ होता है, ध्यान हो तो। जब हाफ होगा तो क्रोमेनिमेटा भी तो हाफ होगा। तो अगर मेरे को इसमें हाफ करना पड़ता तो कितनी ज़्यादा एनर्जी होती। अगर ये ऐसी चीज़ है तो मुझे इसको काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, तो मैं इजीली इसको कट नहीं कर सकती दोनों किसको, स्ट्रैंड को। इस वाले में दोनों स्ट्रैंड को मैं इजीली कट कर सकती हूँ, जिससे मैं एक अलग सेल में भेज सकती हूँ, एक अलग सेल, तो उसमें हैप्लॉइड बन जाएगा वो, याद आ रहा है। लेकिन इसमें आप इसी को ही डबल करो, पूरा इसी को डबल करोगे तो माइटोसिस में तो क्या होता है, यही पूरा का पूरा डबल हो जाता है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। तो आया समझ में। तो अगर किसी क्रोमेटिड में आपको पैरेलल डीएनए दिखे तो ध्यान, ये आपके क्वेश्चन, आपके एम्स लेवल का क्वेश्चन है बच्चा, बहुत पूछा गया है। तो अगर क्रोमेनिमेटा क्रोमिड्स में अगर आपको पैरेलल डीएनए दिखेगा तो वो बच्चा जाएगा आपके मियोसिस करने, और ठीक है, और अगर वो डबल हेलिक्स के रूप में तो माइटोसिस करेगा सीधे। ये आपकी एम्स लेवल का क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। आ गया समझ में, बढ़िया। चलो और देखते हैं आगे, सुनते जाओ तो बोल, है ना। दूसरा, जब अपन क्रोमेटिड्स को देखते हैं तो क्रोमेटिड्स में आपको कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स दिखती है। कंस्ट्रक्टर मतलब होता है सिकुड़ी हुई जगह दिखती है। तो एक तो बिल्कुल ये वाली जगह होगी, ये वाली जगह सिकुड़ रही है, देखो यहाँ पर नॉर्मल चल रहा था फिर ये सिकुड़ गई, तो इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, जो कहाँ होता है, क्रोमेटिड्स की दोनों आर्म के बीच में होता है। समझ में आया। कंस्ट्रक्टर का मतलब है जहाँ पर ये जो पेलिकल मेम्ब्रेन है वो सिकुड़ रही है, तो ये प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। अब आप बोलोगे प्राइमरी तो इसका सेकेंडरी भी होगा, लेकिन सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर हर किसी के पास नहीं होगा। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर हर किसी क्रोमोसोम के पास नहीं होगा। अब बताओ मुझे, 23 पेयर्स में यानी 46 क्रोमेटिड्स होते हैं, बोल सकते हैं 46 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 23 पेयर में बोल दो ना, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, या 46 क्रोमेटिड बोल दो, बात तो एक ही डबल कर दो। तो एक ही मैंने बनाया है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स और दिखेगा, दिख गया। तो जिस क्रोमोसोम पे ये स्ट्रक्चर होता है इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, है ना। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं NOR। NOR, अब NOR क्या होता है, नॉन ऑर्गेनाइजेशन रीजन, है ना। नॉन ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियो या फिर न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन रीजन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये NOR सिर्फ और सिर्फ 13, 14, 15, 21 और 22 क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होगा। अब याद है ना 23 तक होते हैं क्रोमोसोम, जिसमें से 13वां गुणसूत्र, 13वां क्रोमोसोम, 14th क्रोमोसोम्स, 15 क्रोमोसोम, 21 और 25, इन पांचों में ही आपको NOR रीजन दिखेगा। और जिन पांचों क्रोमोसोम्स में या जिन क्रोमोसोम्स में NOR रीजन प्रेजेंट होता है उन क्रोमोसोम्स को अपन सैटेलाइट या सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। समझ में आया। देखो वापस बताना पड़ेगा, पूरा समझो। देखो बच्चा समझो, ये तो अपना नॉर्मल है, इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ो। ये नॉर्मल क्रोमोसोम ऐसा होता है कि नॉर्मल क्रोमेटिड ऐसा होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनमें क्रोमेनिमेटा, जो डीएनए बोलो, डीएनए जो होता है वो सिर्फ पैरेलल फॉर्म में होता है, ठीक है। और ज़्यादातर क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें आपको हेलिक्स के रूप में मिलेगा। तो जिन क्रोमेटिड्स में डीएनए हेलिक्स के रूप में होता है वो क्रोमोसोम या क्रोमेटिड ही आपके आगे जाके मियोसिस करेगा, क्योंकि उसको इजीली हैप्लॉइड बनाने में इजी होती है। लेकिन इसमें आप नहीं कर सकते, इसमें आप डबल ही करो, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपका माइटोसिस करने जाएगा, और ये वाला नाम याद नहीं रखना, वो नहीं पूछा जाता है, बस ये वाला ध्यान रखना। दूसरा मैंने आपको बताया, फिर मैंने बोला कि आपको क्रोमोसोम्स में कुछ साइट्स दिखती है जहाँ पर क्रोमोसोम की जो लेयर होती है वो कंस्ट्रिक्ट होती है। तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्टर आपको हर एक क्रोमोसोम में दिखेगी, क्योंकि बच्चे ये तो सेंट्रोमियर की जगह है, तो सेंट्रोमियर तो हर एक क्रोमोसोम में होगी, तो ये सभी क्रोमोसोम में आपको प्राइमरी कंस्ट्रक्टर जगह दिखेगी। अब फिर मैंने बोला कि कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर रीजन भी होता है, और वो सिर्फ इन पांचों में ही देखने को मिलेगा, इन पांचों गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यही है सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे एक जगह रीजन होता है जिसका नाम है NOR रीजन, नॉन ऑर्गेनाइजेशनल रीजन या फिर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन रीजन भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और NOR जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 क्रोमोसोम से प्रेजेंट, ये रटो कुछ ही करो लेकिन ध्यान रखो। तो जिस गुणसूत्र पे, जिस क्रोमोसोम पे NOR प्रेजेंट होता है उस क्रोमोसोम को सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं। और क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम हैज NOR रीजन, आपको नंबर देगा, तो इन पांचों में से कोई एक अलग होगा, 13 की जगह 16 दे देगा, कुछ ही देगा, तो रटो 13, 14, 15, 21, 22, इन्हीं में NOR होता है, तो इन्हीं को अपन सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है सैटेलाइट DNA भी किसी प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली बात है इनमें ही प्रेजेंट होगा,
तो ऐसे भी पूछ लेगा, ऐसे भी पूछ लेगा, तुम अपनी बुद्धि को सेटल रखना बिल्कुल, है ना, तुम इधर उधर मत फिर करना। समझ में आ गया? चलो, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अब ध्यान से सुनेंगे सब। अब आ जाओ वापस इस वाले रीजन पे। याद है मैंने आपको कहाँ गया वो डायग्राम मिटा दिया, कोई बात नहीं। मैंने आपको भी बोला था न्यूक्लियस पढ़ाया था अभी, तो मैंने न्यूक्लियस के लिए एक बात बोली थी कि क्रोमेनिमेटा के एक रीजन हो जिसका NOR रीजन बोलते हैं। तो NOR ये रहा, सिर्फ सैटेलाइट क्रोमोसोम के साथ ही आपका न्यूक्लियोलस जुड़ा रहता है, और न्यूक्लियोलस का फंक्शन होता है इसके साथ जुड़ के RNA का क्या करना, सिंथेसिस करना। ये बात आपको ध्यान रखना। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या हो गया, RNA का या RNA का सिंथेसिस करना। ये है एक फंक्शन जो मैं आपको बता दूं। तो मान लो यहीं पर लिख देती हूँ, तो यहाँ पर आपके न्यूक्लियोलस जुड़ा हुआ रहेगा, और वो किस में होगा सिर्फ, तो इसका मतलब एक बात यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बन गए कि न्यूक्लियोलस क्या हर एक क्रोमोसोम में जुड़ा रहेगा? नहीं, वो सिर्फ जहाँ पर NOR होगा सिर्फ वहीं पर प्रेजेंट होगा, और इन पांचों में ही NOR होता है। तो ये होता है न्यूक्लियोलस, ये अपना न्यूक्लियोलस, ठीक है। और ये क्या करता है, RNA का क्या करेगा बच्चा, सिंथेसिस करेगा। आई होप आपको समझ में आया। मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की बच्चा, तो ध्यान रखो, ये सारी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत लगी मेरे को भी इसमें ये चीज़ें ढूंढने में कि मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बताऊँ इसमें, इसलिए मैंने न्यूक्लियस को एंड में रखा बच्चा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर हर किसी में हो, हर क्रोमोसोम में होता है, ठीक है, जो 2 आर्म्स को बांटता है। क्लियर हो? अब इसकी शेप की बात करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, अब इसकी शेप की बात करेंगे, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल, ठीक है। हाँ, और ये बात मैंने आपको जो बताई वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना, ठीक है। 2 क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम बनाते हैं, 2 क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम बनाते हैं, 2 क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम बनाते हैं। मैंने 3 बार बोला, ध्यान रखना इस बात। क्लियर? चलो, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको समझ में आया। एक बार देख लो इसको, फिर अपन इसकी शेप की बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशनल साइड ऑफ सेंट्रोमियर, कि सेंट्रोमियर कहाँ कहाँ खसक रहा है उसके बिहाफ पर। अच्छा, अब चलो ये बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। अब ये तो चीज़ आपको वैसे तो पता होगी बच्चा, आपको पता है ना कि सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, वो स्पिंडल फाइबर क्रोमेटिड से जाके जुड़ते हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन में आए कि स्पिंडल फाइबर अटैच विद किसके साथ, सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर, तो ध्यान रखना बच्चा कि सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर के साथ नहीं जुड़ता है। काइनेटोकोर एक्चुअली में स्पिंडल यानी यहाँ से काइनेटोकोर से जुड़ेगा स्पिंडल फाइबर, ना कि सेंट्रोमियर से जुड़ता है। ये आपके बहुत आते थे और बच्चे हमेशा पहले बहुत 2017-16 में बहुत पूछते थे ऐसे क्वेश्चन, जिसमें ना बच्चे हमेशा गलत करते थे, तो सेंट्रोमियर लगा देते, क्योंकि सबको ये रहता था कि क्रोमोसोम के बीच में होगा और क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर तो उसके साथ जोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर, क्रोमेटिड के काइनेटिक कोर से जुड़ते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन का बना होता है, ध्यान रखना। ये भी प्रोटीन का बना होता है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है बिल्कुल एक ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन ध्यान रखना, ठीक है ना। ये भी प्रोटीन की बनी होती है। समझ में आ गया? चलो, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलो, तो अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एक बार देख लो इसको। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हाँ, अब देखो बच्चा, अब क्रोमोसोम की खोज वोज की देखो, मैंने आपको अभी बताया था कि इसको हटा देती हूँ मैं, इसको हटाना पड़ेगा मुझे अब। तो देखो बच्चा, क्रोमोसोम की जो खोज, हाँ लिख देती हूँ बच्चा मैं, फिर तुम बोलोगे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय, किसने करा? हॉफमिंस्टर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने करा। और टर्म, ये आपकी बुक में लिख रखा है, टर्म बाय, टर्म मतलब नाम किसने दिया? वोल्डेयर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनका नाम दिया, ठीक है। चलो, अब इनके शेप की बात कर लेते हैं कि सेंट्रोमियर के खसकने मतलब ये सेंट्रोमियर एक जगह बैठा नहीं रह सकता, इधर से इधर खसकेगा, इधर से इधर खसकेगा, ठीक है। तो इस सेंट्रोमियर के इधर से उधर खसकने के हिसाब से देखो, समझ गए ना, अपन तो देसी लोग हैं तो हिंदी में समझ जाओ तुम, ठीक है। तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा, तो कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होंगे जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में होगा, कुछ ये है ना। तो ऐसा क्रोमोसोम या ऐसा क्रोमेटिड जिसमें सेंट्रोमियर सेंटर में होता है, इसको अपन बोलते हैं मेटासेंट्रिक, ये बोलते हैं, हाँ मैम यही बोलते हैं, ठीक है। दूसरा अब ये सेंटर से थोड़ा आगे खसक गया, यानी यहाँ है, ये सेंटर में यहाँ है, ये है और ये ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं, यानी सेंटर से थोड़ा ऊपर चला गया, तो सब मेटासेंट्रिक। समझ में आ गया? ठीक है, यानी वो क्रोमोसोम जिसमें सेंटर में थोड़ा ऊपर चला गया। फिर और कौन सा है कि दूसरा है आपके क्रोमोसोम बिल्कुल ही पेरिफेरल साइड पे चला गया, मतलब यहाँ छोटे से है और ये बिल्कुल ऐसा हो गया, ऐसा स्ट्रक्चर, यानी ये आम बहुत छोटी हो गई, ये आम बहुत बड़ी है, दिख रहे हैं आपको? हाँ, तो इसको अपन बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। देखो, मेटा मतलब होता है मिडल, ऐसे मैं याद करने का तरीका बताऊंगी, और एक होता है बिल्कुल यहाँ पर, ये एक्रोसेंट्रिक, ये सेंट्रिक, और एक होता है बिल्कुल टीले पर,
सेंट्रोमियर कहाँ होता है? यहाँ होता है। इसको अपन बोलते हैं टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोमियर या टीलोसेंट्रिक, जो भी आप बोलो। अब सुनो, टीलोमियर बोलते हैं, मेटासेंट्रिक ये बोलते हैं ना, टीलोमियर भी बोलते हैं शायद इसको ना। अब सुनो कैसे याद रखोगे वैसे थोड़ा अजीब है, मैंने ऐसे याद रखा था, तुम देख लेना तुम कैसे याद रखो। एम फॉर मिडल, मिडल मतलब जब सेंट्रोमियर बीच में होता है, दोनों के बिल्कुल बराबर होता है, तो ऐसे याद रखो। सब मतलब ऊपर, तो मिडल से थोड़ा सा ऊपर होगा तो यहाँ होगा। एक्रो का मैंने याद नहीं करा। टीलो का कैसे लगा? जब सेंट्रोमियर टीले पर होता है, कहाँ होता है? टीले पे। टीला मतलब होता है बिल्कुल चोटी पर होता है, तो जब यहाँ होता है सेंट्रोमियर तो इसको टीलोसेंट्रिक या टीलोमियर बोलते हैं, ठीक है ना। अब अच्छा, जब अपन इसको और ज़्यादा स्टडिंग करते हैं तो ये ना कुछ ऐसे नहीं दिखते हैं आपको, कुछ आपको ना अलग देखो। जब है ना स्पिंडल फाइबर जब जुड़ते हैं तो स्पिंडल फाइबर के जुड़ने के अकॉर्डिंग ये कुछ टेढ़े बाके शेप के हो जाते हैं। तो टेढ़े बाके कैसे होंगे? देखो इसका जो शेप होगा, इसका शेप कैसा होगा? देखो ये रहा, ये ऐसा होता है बिल्कुल बराबर, और यहाँ से ये हिस्सा है तो ये कैसा शेप दिख रहा है आपको? के शेप। तो मेटासेंट्रिक कैसा होता है? के शेप होता है, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक ये छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये कैसा दिखेगा आपको? एल शेप। तो ये कैसा दिखता है आपको? एल शेप। सब मेटासेंट्रिक होता है एल शेप, ठीक है। ये कैसा दिखेगा आपको? बिल्कुल छोटा सा है, और ये बिल्कुल ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। ये आपको दिखेगा जे शेप, ठीक है, जे शेप दिखता है ये आपको। और टीलोसेंट्रिक का तो पता ही है आपको, बिल्कुल ये ऐसा होता है बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपको दिखेगा आई शेप। तो याद रखना कौन कैसे दिखता है, रटो मत, समझोगे तो ज़्यादा बेटर। रटोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा बच्चा, समझ लोगे तो हमेशा याद रखोगे, ठीक है। अब देखो मैंने हमेशा बना के ही याद करा इन सब चीज़ों को, इसलिए मुझे याद है। आप भी अगर रटोगे तो बच्चे समझ में नहीं आएगा, बना के देखो अपना समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे जोड़ो तो के शेप हो गया। सब ये क्वेश्चन होता है सब मेटासेंट्रिक का शेप कैसा होता है? शेप इसका कैसा होता है? आई। जे शेप इसका कैसा होता है? टीलो का आई शेप होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बात आपकी कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन आता है यहाँ से, पूछ लेते हैं। तो ये अपना न्यूक्लियस वाला कंप्लीट हो चुका, लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप एक बार इसको देखो। एक बार इसको देखो ध्यान से। एक चीज़ और को बता देती हूँ, क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो बच्चा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। क्वेश्चन वैसे तो पूछा गया है, लेकिन बुक में भी शायद लिख रखा होगा। देखो अगर मेटासेंट्रिक की बात करें तो मेटासेंट्रिक के अंदर जो ये क्रोमेटिड्स के दोनों आर्म्स हैं ना वो बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है ये आर्म। तो आप इसमें तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते। अब यहाँ से जहाँ जाओगे, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक की बात करें तो सब मेटासेंट्रिक के अंदर एक आर्म छोटी हो गई है ना, और तो बच्चा जो स्मॉल आर्म है उसको, यानी जिसको अपन शॉर्टर आर्म कहते हैं, शॉर्ट आर्म भी बोलते हैं, वो हमेशा पी आर्म कहलाएगी, ठीक है। और जो लॉन्ग आर्म होगी, ठीक है, वो आपकी क्यू आर्म कहलाती है। ये आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया नीट में। देखो भाई, मेटासेंट्रिक में तो कोई लॉन्ग और कोई छोटी है ही नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है। फर्क कहाँ से पड़ा? इन तीनों से। तो सब मेटासेंट्रिक में एक थोड़ी छोटी हो गई, फिर एक बहुत बड़ी, फिर इसमें एक बहुत बड़ी, फिर इससे छोटी, ऐसे चलता गया। तो इन दोनों के अंदर जो छोटी आर्म होगी उसको अपन बोलते हैं पी आर्म। शॉर्टर आर्म को क्या कहते हैं? पी आर्म कहते हैं, ठीक है। और लॉन्गर आर्म को क्या कहते हैं? क्यू आर्म। तो अगर आपसे पूछे कि नॉर्मल क्रोमेटिड्स में क्या आपको पी और क्यू दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, बोल ही नहीं सकते। नॉर्मल में क्या बता सकते होगा? नहीं बता सकते। दोनों आर्म का शेप और साइज बिल्कुल से बराबर है। आप पी और क्यू तब बताना जब क्रोमेटिड का साइज और शेप क्या हो, छोटा और बड़ा हो, बस उतनी सी बात अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बस ये आपको बताना। तो चलो अपना ये न्यूक्लियस वाला कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने पूरा पोस्टमार्टम करके आपको बता दिया, बुक में पढ़ लेना एक बार, उसमें लिख रखा है। अब जो पढ़ेंगे इसके बाद अपन पढ़ेंगे माइक्रो बॉडीज़। अब अपन को छोटे छोटे टॉपिक से हो जाएगा वो कंप्लीट, आधे पौन घंटे में अपने कंप्लीट करने की टेंशन नहीं लेना, बने रहो, फटाफट पढ़ना, हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बाद अब मैं एक और स्टेप से पढ़ाऊंगी आपको, क्या नाम है उसका? माइक्रो बॉडीज़। वो छोटा सा है बच्चा, ईजी है, हो जाएगा। चलो तो अपन इसको मिटाते हैं, देख लो अब इसको एक बार। क्वेश्चन आ जाता है बच्चा, इसलिए मैं छोड़ नहीं सकती किसी चीज़ को, आपको समझाने हैं ये चीज़ें। चलो स्टार्ट करें। हाँ, तो अब इसको हटाते हैं। अब अपने छोटे छोटे टॉपिक्स पर, जैसे माइक्रो बॉडीज़ है ना, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स है, साइटोस्केलेटन्स है, ये बचा है आपका, ये अपन कर लेते हैं, ठीक है। चलो बाकी मेजर टॉपिक्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं।
इसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। अब शांति रख लेना तुम थोड़ा सा, तो जितना मैंने आपको बताया उतना तो ध्यान नहीं रख लेना तुम, उस तो न्याय कर लेना तुम। डीएनए के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, डीएनए के बारे में अलग चैप्टर आएगा उसमें पूरा डिस्कस करेंगे, अभी मैं कुछ भी नहीं बता रही डीएनए के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं अब। हाँ ठीक है, स्टार्ट करें। नेक्स्ट है अपना माइक्रोबॉडीज़। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद है अपना माइक्रोबॉडीज। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बताएं, जैसे माइक्रोबॉडीज हो गया है ना, साइटोस्केलेटन हो गया, साइटोस्केलेटन बन गया, और आपके एक तो माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, सीले फ्लैजिला, ये आपके एक जैसे ही है, तो अब मैं बता देती हूँ फिलहाल। माइक्रोबॉडीज में आपके क्या होता है, 3 बॉडीज़ आती है, 3 बॉडी, बहुत छोटी छोटी बॉडी होती है जो प्रेजेंट होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में। अब 3 कौन कौन सी होती है, तो तीनों के काम करते हैं। ठीक है, चलो पहली है स्फेरोसोम, छोटा सा ये प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा है ग्लाइओक्सिसोम, सारी मेम्ब्रेनियस होती है, सारी मेम्ब्रेनियस होती है याद रखना। और एक होती है पेरोक्सिसोम, सब में सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, चलो इसकी डिस्कवरी बच्चा ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आप क्या रखें, तो किस किसने डिस्कवर करा, डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, तो देख लो, ये करा था पर्नर। ठीक है, इनकी किसने करी थी, बीवर। इनकी किसने करी थी, रोडिन। ठीक है, चलो फटाफट से देख लेते हैं। स्फेरोसोम का फंक्शन क्या होता है बच्चा। स्फेरोसोम जो होता है एक ऐसी माइक्रोबॉडीज होती है। अच्छा एक और चीज़ बताऊं, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सेम, इसका भी सेम है, ये भी केवल प्लांट सेल में होगी, लेकिन ये दोनों प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी माइक्रोबॉडीज़ दोनों यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है, तो ध्यान रखना है आपको कि ये इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो बच्चा, अब लास्ट है, बस फंक्शन है बस, और कुछ भी नहीं है। देखो, स्फेरोसोम को प्लांट का लाइजोसोम कहते हैं। अब जब लाइजोसोम कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके यहाँ रखा है कि प्लांट का लाइजोसोम किसे कहते हैं, तो आपके पता होगा स्फेरोसोम को। क्यों कहते हैं, अरे ये टूट गया। ठीक है, अब क्यों कहते हैं, इसका क्या रीज़न है। ठीक है, चलो इसका क्या रीज़न है, क्योंकि बच्चा इसके अंदर भी एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, याद है लाइजोसोम के अंदर भी एंजाइम प्रेजेंट थे, तो इसके अंदर भी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन में, जो फेगोसाइटोसिस में मदद करते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब किस में होगा, मैं एग्जांपल एक साथ बता दूँ बाद में। ग्लाइकोसोम की बात करते हैं। ग्लाइओक्सिसोम ऐसा होता है बच्चा जो बीटा ऑक्सीडेशन, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि बीटा ऑक्सीडेशन में कौन सी ऑर्गेनेली मदद करती है। ये रटो कुछ ही करो, बट याद रखो कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो रटने वाले, वो रटने वाला यही है। तो कौन करता है, ग्लाइओक्सिसोम। ये क्या करता है बच्चा, फैट को तोड़ के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ग्लाइओक्सिसोम हो गया, यानी ये क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन करने में मदद करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ाता है। तो ज़्यादातर ये आपको ऐसे जगह मिलेगा प्लांट के जहाँ पर आपके कार्ब की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे आपके बहुत सारी सेल्स होती है, जैसे आपके कार्ब, जैसे आपके फ्रूट्स हो गए है ना, आपके सीड्स हो गए उनमें। ठीक है, चलो अभी एग्जाम्पल की बात करेंगे है ना। पेरोक्सिसोम्स क्या होता है बच्चा, पेरोक्सिसोम्स डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, टॉक्सिफिकेशन मदद। अब ये क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है मतलब जब आपकी बॉडी में जब कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है बच्चा, तब उसमें क्या बनते हैं बच्चा, है ना, परऑक्साइड्स बनते हैं। देखो परऑक्साइड से कैसे H2O2 बनता है। ठीक है, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उसमें बच्चा आपकी बॉडी में H2O2 जो एक बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, बहुत ही टॉक्सिक होता है। तो बच्चा पेरोक्सिसोम क्या करता है, इसके अंदर परऑक्साइड्स एंजाइम्स होते हैं, कुछ कैटलिस्ट होते हैं, है ना, परऑक्सी कैटलिस्ट होते हैं जो H2O2 को O2 + H2O में तोड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है कि H2O2 का ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर इसका जो कैटलिस्ट कौन, मतलब पेरोक्सिसोम्स में परऑक्साइड्स कैटलिस्ट एंजाइम होते हैं जो टॉक्सिक H2O2 को, है ना, H2O + वाटर, ऑक्सीजन और वाटर के अंदर तोड़ने का काम करते हैं। ये क्वेश्चन आपके नीट में भी बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स बता देती हूँ। एग्जांपल वैसे तो इसका ज़्यादा इतना है नहीं, लेकिन अगर ध्यान रख सको तो ठीक है। ठीक है, तो पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं वो अपनी कहाँ पाई जाती है, अपने लिवर की, जो क्योंकि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कहाँ होता है, लिवर की और एक किडनी की सेल्स में, याद रखो तो ठीक है, बट लिवर तो ध्यान रख लेना भाई। ठीक है,
ग्लाइकोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्मली आपके पाए जाते हैं सीड्स में, और सीड्स में नॉर्मली पाया जाता है आपके कैस्टर सीड्स, कैस्टर, पीनट सीड्स, ठीक है, इनमें पाया जाता है, ठीक है। और स्फेरोसोम्स जो होते हैं, हाइड्रोलिक एंजाइम्स होते हैं, ये आपके पाए जाते हैं जैसे आपके सीड्स में भी पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर हर सेल्स वगैरह में पाए जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं, ये हो गया बस, ये तीनों हो गया। अब एक बात और सुनो, मैं जब पेरोक्सोसोम के लिए एक मज़ेदार बात बताती हूँ, एक बात ध्यान रखना, पेरोक्सोसोम्स इज ऑल्सो हेल्प्स इन फोटो रेस्पिरेशन। याद है, फोटो रेस्पिरेशन करने के लिए 4 ऑर्गेनेली की आवश्यकता होती है। 4 होते, 3 होती है, हाँ 4 की होती है, ठीक है, जिसमें से एक लास्ट ऑर्गेनेली होती है पेरोक्सोसोम। तो ये याद रखना, इट ऑल्सो हेल्प्स ये इन फोटो रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी माइक्रोबॉडी एक तो दोनों में प्रेजेंट होती है, एनिमल और प्लांट में, और फोटो रेस्पिरेशन में मदद करती है, तो कौन सी करती है? पेरोक्सोम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही ध्यान रखना, इनके इससे ज़्यादा आपके नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा आपके नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। बच्चा क्वेश्चन आता है इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से देख लो एक बार, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो बीटा ऑक्सीडेशन में मदद करता है, तो बीटा ऑक्सीडेशन एक तरह का एंजाइम होता है जो फैट को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ेगा, ये तो बात आपको पता है, तो होशियारी हो। तो ये था आपका माइक्रोबॉडीज वाला। अब अपन क्या पढ़ेंगे? अब अपन लास्ट के 2 टॉपिक्स, एक तो मेन अपना सीलिया फ्लैजिला जिसमें अपन माइक्रोट्यूब्यूल्स वाला अपन इसमें देख लेंगे, और एक साइटोस्केलेटन, ये अपना 2 टॉपिक्स बचा है, और उसको अपन इसी लेक्चर में करेंगे, टेंशन मत लो, एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है, फिर अपन आगे का स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चा, तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने न्यूक्लियस कंप्लीट करा, न्यूक्लियस के अलावा अपन ने माइक्रोबॉडीज कंप्लीट करी, और अब अपन स्टार्ट करेंगे सीलिया फ्लैजिला। दिख रहा है आपको? इसलिए मैं पहले बना दिया क्योंकि बनाने में फिर टाइम लग जाता, इसलिए मैंने बना दिया। अब आप, मेरा काम है सिर्फ बोलने का और आपका सिर्फ सुनने का, अब सुनते जाओ, क्योंकि मैंने 2-3 गैप छोड़ा है, इसका मतलब मैं कुछ समझा यहाँ पर चीज़ लिखूंगी तो अच्छे से समझना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सीलिया फ्लैजिला की बात करते हैं, तो सीलिया फ्लैजिला ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बच्चे प्रोकैरियोटिक सेल के साथ साथ यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखो, है ना। बट ये है कि इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा अलग अलग होता है, यह याद रखना। इसलिए अपन तो यूकैरियोटिक सेल का पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक से अपन को मतलब नहीं है, पूछा नहीं जाता, इसलिए अपन को वो ध्यान भी नहीं रखना है, अपन को सिर्फ यूकैरियोटिक वाला पढ़ना है, ठीक है। अगर अपन कंपैरिजन कर रहे हैं तो सीलिया जो होते हैं नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बात आपको ध्यान है, और ये 1 या 2 या ज़्यादा 2 या 3 हो सकते हैं। इनकी जो पोजीशन होती है वो किसी भी सेल पे, पहले प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, उनकी सरफेस पे ओवरऑल जमी हुई रहती है, और ये जो होते हैं एंटीरियर भी हो सकते हैं, पोस्टीरियर, मतलब एक जगह पे रहते हैं, ये पूरी ओवरऑल सरफेस पे नहीं होते, ठीक है। साइज़ की बात करें तो जो साइज़ होता है आपको पता है, सीलिया जो चीज़ नंबर में कम होती है वो ज़्यादा होती है, ऐसे याद रखो, और जो चीज़ बड़ी होती है वो नंबर में कम होती है। तो ऑब्वियस बात है साइज़ इसका छोटा और इसका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है बच्चा, ठीक है। अब है सबसे काम की बात जो है आपके आता है, ये तो आपको पता होगा। अब अपन काम की बात करते हैं। देखो, अगर मैं सीलिया के टाइप्स की बात करूँ, वैसे तो ये वाला थोड़ा एक्स्ट्रा है, लेकिन ये वाला तो आपके एनसीईआरटी में ही है। तो बच्चा देखो, सीलिया के 2 तरह के टाइप्स होते हैं, एक तो होता है आपके काइनोसीलिया और एक होता है स्टीरियोसीलिया। काइनोसीलिया ऐसे सीलियाज होते हैं जो क्या करते हैं, मूवमेंट में मदद करवाएंगे। यानी काइनोसीलिया जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होंगे, ट्रेकिया में प्रेजेंट होंगे। यानी ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं, ट्रेकिया में प्रेजेंट होते हैं, ट्रेकिया के साथ साथ और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके इंटेस्टाइन में। तो ये ऐसे होंगे जो किसी भी पार्टिकल को आगे की तरफ मूव कराने में मदद करवाएंगे, ठीक है। यानी ये जो होंगे वो मूवमेंट कराने में मदद कराते हैं इसीलिए। अब बात करते हैं स्टीरियोसीलिया। वैसे स्टीरियोसीलिया का डेरिवेशन यानी डिराइव तो ये सीलिया से है, लेकिन ये लोकोमोशन में कोई मदद नहीं करते। देयर इज़ नो रोल ऑफ लोकोमोशन, इनका कोई रोल नहीं होता, ये सिर्फ सेंसरी सीलिया की तरह काम करते हैं। सेंसरी मतलब इनके अंदर न्यूरॉन्स आके मॉडिफाइड हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये कोई मूवमेंट में मदद नहीं करती। ये आपकी आंखों की रेटिना जो होती है, जिनके अंदर अपनी कोन सेल्स, रोड सेल्स होती है ना, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। याद रखना, स्टीरियोसीलिया लोकोमोशन में कोई मदद नहीं करते हैं, किसी भी पार्टिकल को आगे की तरफ नहीं पहुँचाते हैं। ये सिर्फ इनकी काम करते हैं सेंसरी ऑर्गन की तरह, सेंसरी स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं। काइनोसीलियस का अपोजिट है। काइनोसीलियस सिर्फ एक ही काम होता है, किसी भी पार्टिकल या फ्लूइड को आगे की तरफ फ्लो करवाना, जो मैंने एग्जांपल आपको बता दी है। इसका एग्जांपल मैंने बता दिया, आंखों के रेटिना में कौन सा रोड सेल्स होती है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं इसकी बात करते हैं फ्लैजिला की। देखो, फ्लैजिला में विप्टेल यानी कुछ होता है विप्टेल, कुछ होता है टिंसल। विप्टेल होता है ऐसा, विप्टेल देखिए बिल्कुल ऐसा, ठीक है, और टिंसल्स होगा ऐसा,
कांटेदार, कांटेदार होता है टिंसल्स, ऐसा होता है, ऐसा फ्लैजिला, ठीक है। तो मोस्टली तो वैसे फ्लैजिला ऐसे ही मिलते हैं आपको, ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में भी आपको ऐसे मिलेंगे। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे आपके प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स हो गए, उनमें आपको टिंसल्स फ्लैजिला भी देखने को मिलेंगे। बस टाइप्स याद रखना, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, ध्यान रखना इस बात को। अब बात करते हैं इनकी फंक्शन की। अब सुनो बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट, अब सुनो फंक्शन की अगर बात करो तो मैंने लिखा नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं लिखूंगी अभी। सीलिया फ्लैजिला दोनों ही लोकोमोशन में मदद करेंगे, दोनों ही लोकोमोशन में मदद करते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लैजिला का सिर्फ एक ही काम होता है, लोकोमोशन करवाना, लेकिन सीलिया के अलग अलग फंक्शन होते हैं। पहला लोकोमोशन करवाना, दूसरा मूवमेंट करवाना, तीसरा इसका काम होता है किसी शिकारी को, प्रे को पकड़ने में। पैरामीशियम में अगर आपने डायग्राम देखा हो तो पैरामीशियम में एक गलट नाम की एक स्ट्रक्चर होती है जिससे खाने को अंदर लिया जाता है। तो सीलिया जो होते हैं वो खाने को अंदर लेने में मदद करते हैं। तो याद रखना कि ये लोकोमोशन के साथ साथ प्रे को पकड़ने में भी मदद करवाता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये सेंसरी की तरह भी मदद करेगा, ठीक है। तो जो सीलियाज होते हैं ना वो आपके ओवरऑल कम से कम 2 या 3 फंक्शन अपनाते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो दोनों का काम मेन तो लोकोमोशन मूवमेंट ही है, लेकिन इसके अलावा अगर आपसे पूछे तो फ्लैजिला का और कोई फंक्शन नहीं होता इसके अलावा, बट सीलिया का और भी फंक्शन, सेंसरी की तरह काम कर सकता है और आपके क्या बोलते हैं मतलब ये क्या नाम है इसका, तो सीलिया होते हैं आपके इसकी तरह भी काम कर सकते हैं, मतलब नॉर्मली प्रे को पकड़ने में पैरामीशियम में, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब अपन ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अब अपना आते हैं मेन स्ट्रक्चर जो अपना इंटरनल। आई होप थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा, थोड़ा भी तो कोई देखो मैंने मेन वही नाम लिखे हैं जो आपके पूछे जाएंगे। वो बहुत सारा कुछ था बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्यों? क्योंकि मैं उसी पर ज़्यादा ध्यान दिया जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप जो मैंने नाम लिखे सिर्फ उसी पर ध्यान देना, ठीक है। मेरे बोल भी ध्यान सुन देना मैं क्या क्या बोले जा रही हूँ। अब इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम सीलिया फ्लैजिला का देखें तो पहले अपन ये देखते हैं, देखो सुनो, है ना। जब सीलिया फ्लैजिला को देखते हैं तो ये किसी भी स्ट्रक्चर किसी भी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए रहते हैं, है ना, पूरे इम्बेडेड होकर फिर बाहर निकलते हैं। तो सीलिया फ्लैजिला के आपको 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। एक तो बेसल, जो वो पार्ट जो है ना इस पूरे स्ट्रक्चर को मेम्ब्रेन से जोड़ के रखेगा। हुक वाला पार्ट बाहर आपको दिखाई देगा, मेम्ब्रेन के बाहर होता है, शीट जैसे स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो बहुत ही इनमूवेबल होता है। हुक और बेसल इनमूवेबल होता है और फिलामेंट जो होता है वो मूवेबल होता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और अपन जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो देखेंगे इस हुक का, क्योंकि जो स्ट्रक्चर अपन हुक का देख रहे हैं वो स्ट्रक्चर फिलामेंट में नहीं होता। तो जो अपन डाइसेक्ट करके, मतलब ये पूरी पूरी, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे मानो ये पूरा एक सीलिया है, ये फ्लैजिला है, ठीक है। अब मैं इसको जब कट करूंगी ना, तब आप जब इसको देखोगे तो आपको राउंड स्ट्रक्चर दिखेगा, ऑब्वियसली बात है आपको राउंड स्ट्रक्चर दिखेगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं, देखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी। सबसे पहले जब अपन सीलिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको 2 स्ट्रक्चर दिखेगी। एक तो इनकी प्रोटोप्लाज्म शीट, अब वो कहाँ होगी मैं बताऊंगी आपको, और एक एक्सोनिमा फिलामेंट। एक्सोनिमा फिलामेंट जो होते हैं वो बने होते हैं मोस्टली प्रोटीन के, ठीक है। अब कौन से होंगे उसकी बात करेंगे। तो मैंने क्या बोला, पहले तो ये ध्यान रखो कि जब इंटरनल स्ट्रक्चर अपन देखते हैं किसका, सीलिया फ्लैजिला का, तब आपको 2 स्ट्रक्चर दिखाई दे। एक तो इनका प्रोटोप्लाज्मिक शीट और दूसरा एक एक्सोनिमा फिलामेंट्स होंगे। एक्सोनिमा जो फिलामेंट्स होंगे बच्चा, वो इनके अंदर 9+2 अरेंजमेंट में होंगे। और यही तो आता है क्वेश्चन कि यूकैरियोटिक सीलिया फ्लैजिला में 9+2 फिलामेंट जो होते अरेंज होते हैं। और सेंट्रियोल जो भी पढ़ाऊंगी मैं आपको, इसके बाद सेंट्रियोल ही, अगर ये समझ में आ गया तो सेंट्रियोल में तो दिक्कत नहीं। सेंट्रियोल में 9+0 अरेंजमेंट होता है, यही तो क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब इसको समझ लो तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ ना। जो 9 होते हैं वो तो होते हैं पेरिफेरल पे, दिख रहा होंगे आपको, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और होते हैं डबलेट के रूप में, ठीक है। तो ये तो होता है ए और ये होता है बी, यानी ए फिलामेंट और बी फिलामेंट, ऐसे नाम दे देते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जो 9 होंगे वो हमेशा डबलेट के रूप में, मैंने लिख रखा है 9 हमेशा कैसे होते हैं, डबलेट होते हैं। और जो सेंट्रल होते हैं वो सिंगल होते हैं और सेंटर में प्रेजेंट होते हैं फिलामेंट की, ये आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। चलो बढ़िया। अब इसके बाहर, अब जब इसकी स्ट्रक्चर आप देखोगे अंदर से, जब हर एक डबलेट के आप स्ट्रक्चर देखोगे, जैसे मान लो ये ए फिलामेंट है और ये बी फिलामेंट है, ए फिलामेंट बी फिलामेंट से ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। ए फिलामेंट और बी फिलामेंट जो होते हैं, मान लो जैसे ये स्ट्रक्चर है पूरा ऐसा, ये पूरा एक है ना अपना सीलिया फ्लैजिला है। आप जब इसको स्ट्रक्चर देखोगे ना तो आपको कुछ ऐसे ना स्ट्रक्चर्स दिखेंगे ऐसे, ये होते हैं प्रोटीन। तो इसमें 2 तरीके के प्रोटीन होते हैं, एक तो अल्फा प्रोटीन और एक बीटा प्रोटीन, ठीक है ना। तो इसको अपन अल्फा प्रोटीन वो बीटा प्रोटीन बोल सकते हैं ऐसे नॉर्मली। अब यहाँ पर ए में जो होते हैं वो 13 प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और बीटा के अंदर यानी बी के अंदर सिर्फ 10 बीटा प्रोटीन होते हैं। क्या बोला मैंने, क्या बोला, मैं वापस बताती हूँ आपको। देखो बच्चा, जैसे देखो समझने की कोशिश करो, जैसे पूरा अपना सीलिया स्ट्रक्चर है। अब मैंने इसको कट करा तो आपको ये पेरिफेरी साइड पर कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, तो गोल गोल पेरिफेरी साइड पर स्ट्रक्चर होंगे, उसके अंदर आपको प्रोटीन मिलेंगे और वो डबलेट के रूप में होंगे। एक होंगे अल्फा प्रोटीन और एक होगा बीटा प्रोटीन। ए वाले में आपको अल्फा प्रोटीन 13 दिखेंगे, 13 प्रोटीन दिखेंगे, ये आपके क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। और बी वाले डबलेट के अंदर आपको 10 प्रोटीन दिखेंगे, ये बात याद रखना, बस इतना ध्यान रखो, इससे ज़्यादा मत याद रखो।
अब यहाँ पर मैं एक जगह बना देती हूँ, यहाँ बना देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, और यहाँ पर होते हैं 10। तो ये तो हो गया बी और ये हो गया ए वाला, ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो अपन ने बनाया। अब उसके बाद अपन ने देखा कि ए वाले जो फिलामेंट होते हैं उससे यहाँ पर आपको दो एक प्रोटीनेशियस, प्रोटीन के बोल सकते हो, कुछ ऐसे स्पोक लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, है ना। तो उसको अपन, ये जो होते हैं स्ट्रक्चर, ये इसलिए होते हैं ताकि दूसरे फिलामेंट से अटैचमेंट हो। नाम याद नहीं रखना है, ठीक है, एक बार आप एनसीईआरटी में देख लेना अगर दे रखा हो तो, ठीक है, मैं आपको मना नहीं करूँगी, एनसीईआरटी में दे रखा हो तो देख लेना बच्चा इसमें, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पहले बीच वाले मतलब आगे वाले के, है ना, बी वाले को जोड़ने का। एक बात बताओ, देखो ये है ए और बी डबलेट है, ए वाले से ये दो फिलामेंट निकल रहे हैं, ठीक है, ये वाला फिलामेंट ए से निकल रहा है तो ये अगले वाले के बी से जोड़ेगा। तो क्या मैं इसको ए और बी लिंकेज नहीं बोल सकती? यस मैम, बिल्कुल बोल सकते हो। सेम ऐसा सब में आपको दिखेगा जैसे ये एक दूसरे जुड़े रहते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल वाले पार्ट की। सेंट्रल में आपको दो सेंटर देखो, C1 और C2 दिख रहे होंगे। इसमें भी आपको अल्फा और बीटा प्रोटीन दिखेंगे और इसमें आपको 13 प्रोटीन दिखेंगे अल्फा बीटा के, ठीक है। इसमें भी आपको 13 प्रोटीन होंगे, इसमें भी 13 होंगे। याद रखना बी वाले के अंदर 10 प्रोटीन होते हैं, बाकी ए वाले में भी 13 अल्फा और बीटा प्रोटीन होते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे से यहाँ पर एक क्रॉस ब्रिज से जुड़े रहते हैं और दोनों के बाहर एक प्लाज्मिक प्रोटोप्लाज्म शीट होती है जिसके बारे में मैंने आपको बात करी थी, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म शीट जो दो जगह होती है, एक तो सेंट्रल पार्ट के बाहर भी होती है और एक इन सब के बाहर भी होती है, ध्यान रखना, ठीक है, ये बात याद रखना इसको। अभी काम कैसे करते हैं, अब मैं आपको इसका फंक्शन बता देती हूँ। पहले आपको ये चीज़ बता दो, उसके बाद बता। देखो बच्चा, C1 और C2 जो होंगे वो हमेशा क्या होते, वो किसके बने होते हैं? डाइनिन प्रोटीन। यही क्वेश्चन आता है कि सीलियो फ्लैजिला में जो सेंट्रल वाले जो माइक्रो जो क्या बोलते हैं इसको, ये एक्सोनिमा फिलामेंट्स होते हैं, वो किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो क्या ध्यान रखो, डाइनियन प्रोटीन के। और यही डाइनियन प्रोटीन एक्चुअली में एटीपी का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब बताऊंगी कैसे। और 9th वाले यानी जो बाकी के जो ये है, अब आप सोचोगे मैम ये भी फिलामेंट, हाँ बिल्कुल ये भी प्रोटीन के बने, और उस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन एटीपी का निर्माण नहीं करता। अब सुनो अब कैसे होता है, देखो अभी काम कैसे करते हैं, समझना काम कैसे। अब जैसे अगर इसका फंक्शन समझ में आ गया किस तरीके से चलता है, तो आपको ये याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो अब क्या हुआ, किसी स्ट्रक्चर या किसी भी सेल ने आगे मूव करना स्टार्ट करा। अगर वो मूव करेगा तो उसके लिए चाहिए एटीपी, चाहिए ना एटीपी। अब पता है क्या होता है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से सुनना, है ना, ये स्ट्रक्चर जैसे ही आगे की तरफ थोड़ा सा इसको कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, आगे अंदर से एक कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, बेसल बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कराती है यहाँ से, तो ये सेंट्रल स्पो यानी जो स्ट्रक्चर होता है वो ये रोटेट करना, अभी ये नहीं घूमेगा, ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जब ये रोटेट करना स्टार्ट करता है तो ये जब रोटेट करेगा तो इसके पास में जस्ट अड़ा के होती है प्रोटोप्लाज्म शीट होती है। तो मान लो जब जो चीज़ रोटेट करेगी तो प्रोटोप्लाज्म शीट थोड़ी सी फैल जाएगी, ऑब्वियसली बात है, जब ये रोटेट करेगा तो फैलेगी ना, ठीक है। तो यहाँ से कुछ रेडियल स्पोक्स होते हैं जो इनको जोड़ेगा। तो जब ये जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट करती है तो ये रेडियल स्पोक जो ए और बी जो फिलामेंट था जिसको अपने सेंट्रल फिलामेंट से जोड़ता है वो इससे अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये इससे अटैच होगा तो बाकी के जो नो है वो भी घूमना स्टार्ट कर देंगे। तो इसने तो सिर्फ शुरुआत करी घूमने की, और एक्चुअली में घूमा कौन? ये। और हाईली फास्ट में तो फिर ये फिर और घूमना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब ये घूमना स्टार्ट हो जाएंगे फिर एटीपी सिंथेसिस होगा, एटीपी सिंथेसिस होगा यहाँ, फिर ऐसे घूमना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद ये आगे की तरफ एटीपी निकलती जाएगी और आगे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करके चलता जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर रुकेगा फिर वापस चलेगा, थोड़ी देर रुकेगा फिर वापस चलेगा। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। बच्चा मैं आपको फिर बोल रही हूँ, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, इससे ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, आपको याद क्या रखना है, ये एक्सोनोमा फिलामेंट 9+2 अरेंजमेंट सीलियो फ्लैजिला में। सेंट्रियोल में क्या होता है, सेंट्रियोल में 9+0 फिलामेंट होता है। सेम यही है, सेंट्रियोल में ये वाला पार्ट एब्सेंट होता है और सिर्फ इसकी जगह ये स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं हब बोलते हैं। देख लेना बुक में 9+0 अरेंजमेंट होता है सेंट्रियोल में, ठीक है। और यहाँ पर एक शीट होती है जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करती है। सेंट्रियोल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ में आ गया, सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। मैं ये बेचे लिख रही थी क्योंकि मैं इसी में ये बोल रही हूँ, तो आप इसको सिर्फ इससे ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आते, मैं फिर बोल रही हूँ इससे ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना इस बात को इसके साथ साथ आपको ये प्रोटीन के नाम याद रखना है। पहला तो ये 9+2 अरेंजमेंट, दूसरा प्रोटीन के नाम, ठीक है। अल्फा और बीटा ए वाले के अंदर होते हैं 13 अल्फा बीटा प्रोटीन और बी वाले में होते हैं सिर्फ 10 प्रोटीन, बस इतना ध्यान रखना। सेंट्रल वाले के अंदर 13 होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये सिंगलेट होते हैं, सिंगलेट का मतलब अलग अलग होंगे, डबलेट नहीं होंगे। डबलेट होता है 9 वाला और ये 2 आता है सिंगलेट, ठीक है। और कौन किस प्रोटीन, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये 3-4 बातें बस ध्यान रखनी है, बाकी ज़्यादा दिमाग मत लगाना वरना और ज़्यादा दिमाग खराब करोगे तुम दोबारा। और अपनी एनसीईआरटी से डायग्राम देख लेना बस,
इससे ज़्यादा मैंने आपको पहले बताया, जो काम ज़्यादा डीपली नहीं आता है उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल बताऊंगी भी नहीं, टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है बच्चा, ठीक है। तो अच्छा होगा कि आप इसको एनसीईआरटी से देख लेना, बाकी ऐसा होता है बट ऐसा नहीं होगा एनसीईआरटी में थोड़ा, बट ये डिटेल स्ट्रक्चर बनाया है मैंने आपको, समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और हाँ, सेंट्रियोल की बात करते हैं तो सेंट्रियोल में सब कुछ सेम होगा, ये वाले स्ट्रक्चर में ये नहीं होता, 9+0 अरेंजमेंट होता तो ये नहीं होता, सिर्फ ये होता है। तो इसका मतलब वहाँ डायनियन प्रोटीन नहीं होगा, सिर्फ ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा। अरे भाई जब सेंट्रल वाला पार्ट नहीं है तो ऑब्वियस बात है डायनियन प्रोटीन भी नहीं होगा, अभी मैंने बोला, तो ऑब्वियसली कौन सा पार्ट होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा, बात तो एक ही होगी, तुम ऐसा देख लो ऐसा देख लो, तो उसमें सिर्फ ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, समझ में आ गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कुछ इस तरह के, तो उसमें भी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं सेंट्रियोल में जहाँ वो जुड़े रहते हैं और जिससे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, सेंट्रियोल जो होते हैं वो किस में मदद करते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में, जो सेल डिवीजन के समय क्या बोलते हैं उसको, क्रोमोसोम को अलग अलग करने का काम करते हैं, ठीक है ना। बाकी और बस इतना इसका फंक्शन है। सेंट्रियोल का जो अरेंजमेंट होता है मैं आपको इसी में बता देती हूँ बच्चा, सेंट्रियोल का जो अरेंजमेंट होता है जब वो साथ में रहते हैं तब वो 90 डिग्री के एंगल पर रहता है, कुछ ऐसा, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में ऐसा 90 डिग्री के अरेंजमेंट में रहते हैं जब तक सेल डिवीजन नहीं होता। जैसे सेल डिवीजन होता है ये अलग अलग पोल पे चले जाते हैं, एक यहाँ जाएगा एक यहाँ पे, और फिर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। तो इसके बीच में यहाँ पर पेरिफेरी पर तो 9 डबलेट होते हैं, लेकिन सेंटर में हब प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए 9+0 अरेंजमेंट होता है सेंट्रियोल का, ठीक है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, ध्यान रखना, इसलिए उनमें 9+0 अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता। उनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, वही स्पिंडल फाइबर का। अब दिमाग लगा रहे होंगे कि मैम फिर जब स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो प्लांट सेल में डिवीजन कैसे होगा, बच्चे वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो, तो ये वाला आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका मैंने थोड़ा सा ये याद रखना बच्चे, क्वेश्चन आ जाता है जिसमें मेरे को ये चीज़ मेन समझानी थी और जो टॉपिक था मेन वो समझाना था। बाकी अगर डिटेल पढ़ना चाहो तो आप देख लेना किसी बुक में से अगर एडिशन हो तो मेरे, लेकिन मैं तो एक ही सलाह दूंगी आपको, ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते नहीं हैं, जहाँ से बन सकता है, क्योंकि मैंने चेक बहुत से क्वेश्चन देखे तो वहाँ पर घूम फिरा के यहीं से आते हैं क्वेश्चन, तो ज़्यादा दिमाग लगाना मत, बस एक ऊपर से बस डायग्राम कर लेना, बुक से एनसीईआरटी से डायग्राम कर लेना, इसका सेंट्रियोल का और इसका सीलियर फ्लैजिला का, ठीक है बच्चा। अब लास्ट बचा अपना साइटोस्केलेटन। बच्चा देखो, एक लास्ट अपना बचा है टॉपिक साइटोस्केलेटन। साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब ढांचा, यानी ऐसे स्ट्रक्चर जो सेल का ढांचा बनाते हो। तो दो ऐसे स्ट्रक्चर जो सेल का ढांचा बनाते हैं, एक तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक माइक्रोफिलामेंट्स। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट हर एक सेल में प्रेजेंट नहीं होते, कुछ सेल्स ऐसी होती है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ में ऐसा माइक्रोफिलामेंट होते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, माइक्रो जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं और वो बीच में से खोखले होते हैं, और माइक्रोफिलामेंट सॉलिड होते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और ना ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। क्या बोला मैंने, साइटोस्केलेटन दो प्रोटीन ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एक तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। माइक्रो जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो होलो होते हैं, बीच में से खोखले होते हैं, और ये किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। देखो ये भी तो बीच में से खोखला है, अंदर से बीच में से खोखला है, ठीक है, तो ये भी माइक्रो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। और माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो एक्टिन और मायोसिन के बने होते हैं। अब आप बोलोगे मैम प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो बच्चा नाम में पता चल रहा है, देखो मैं आपको बताती हूँ। माइक्रो जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं आपके जैसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जैसे आपके जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके स्पर्म की टेल, वो भी माइक्रोट्यूब्यूल की बनी होती है, ठीक है। और आपके जैसे नॉर्मल सीला फ्लैजिला में भी तो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये सारे क्या ट्यूबुलिन प्रोटीन है, तो ये भी क्या है आपके माइक्रोट्यूब्यूल ही है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपकी बॉडी में यहाँ हो गया। अब माइक्रोफिलामेंट कहाँ होता है, आपकी स्केलेटन मसल्स में। अरे भाई जब एक्टिन मायोसिन बोल दिया तो वो फिलामेंट भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक्टिन और मायोसिन में प्रेजेंट होंगे, मतलब वो मसल्स में प्रेजेंट होंगे, समझ गए बात को। तो आपको ध्यान के रखना है, क्वेश्चन आता है कि साइटोस्केलेटन जो होता है वो कौन बनाता है, ठीक है। तो याद रखना, देखो बुक में लिख रखा होगा शायद आपके, तो एक बार देख लेना उसको। तो कौन बनाता है, एक तो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और जिसमें आपको मैंने एग्जाम्पल बताया, माइक्रो जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपके स्पर्म की टेल में, सीलिया फ्लैजिला के अंदर, ठीक है, नॉर्मली जहाँ पर सीलिया फ्लैजिला प्रेजेंट होगा वहाँ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होगा, इतना ध्यान रखो। और माइक्रोफिलामेंट्स कहाँ प्रेजेंट होता है, माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है आपके नॉर्मली जो मैंने आपको बताया कि आपके इसके जो मसल्स होती है उसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसमें वो एक्टिन मायोसिन बने होते हैं ना, तो वो वहाँ प्रेजेंट होता है। तो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना अपन बच्चा, वहाँ होता है, ठीक है। चलो, तो ये अपना साइटोस्केलेटन वाला हो, एक बार इसको आप एक बार, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, अब इसको एक बार बुक में से पढ़ लेना भाई, इसमें एडिशन कुछ भी नहीं है, ठीक है, पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं ज़्यादा दिमाग आपको बोलूँगी भी नहीं कि आप ज़्यादा इसको डिटेल में करो। मैंने आपको पहले बताया था, जो जहाँ से पूरा निचोड़ के क्वेश्चन आता है उसको मैंने आपको पूरा पोस्टमार्टम करके बताया, तो जो मेन था वो तो मैंने आपको पहले समझा दिए ना, ठीक है। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देती हूँ, वो भी सुन लो, क्या पता कन्फ्यूजन हो आपको। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं पाए जाते, पता है ना आपको। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीजोसोम्स होते हैं,
मीजोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, जो उसमें एंजाइम पाए जाते हैं, इस वजह से वो रेस्पिरेशन में मदद करता है, एनर्जी बनाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियस जैसे स्ट्रक्चर है जिसका नाम है न्यूक्लियोइड। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होता है, बट वो कौन सा होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रही हूँ मैं? तो कब वो बोलोगे मैम ये SS हो गया। और एक और चीज़ है जो आपको बतानी थी कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को बायोटेक्नोलॉजी में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल, पूरा डिटेल पढ़ेंगे किसके अंदर, बायोटेक्नोलॉजी में पूरा अच्छे से समझाऊंगी प्लाज्मिड क्या होता है, कैसे होता है। मोस्टली सभी बैक्टीरिया में तो नहीं, बस मोस्टली बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाया जाता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। देखो बच्चा, नॉर्मली DNA क्रोमोसोम्स के अंदर होता है, अब नाम के लिख दिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, एनसीईआरटी की लाइन बोल रही हूँ सीधे सीधे में, तो मतलब क्रोमोसोम के अलावा साइटोप्लाज्म में एक सर्कुलर DNA होता है जिसको अपन प्लाज्मिड कहते हैं, जो एक वेक्टर के रूप में काम करता है। खैर अपन ये आगे बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे, बस इतना ध्यान रखो। तो 2-3 बातें आपके दे रखी है, मीजोसोम्स होता है, प्लाज्मिड्स होता है, न्यूक्लियोइड होता है, और मेम्ब्रेन वॉल ऑर्गेनेली नहीं होती इसके अंदर, राइबोसोम 70S का होता है, ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में दे रखा है, तो हम इसको पढ़ लेना। एक बचा आपके साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वाला टॉपिक आप खुद पढ़ लेना अपनी बुक से, क्योंकि आपको मैंने पहले बोल दिया था ये टॉपिक ऐसे हैं, जो 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं, है ना, जो मैंने आपको बताया नहीं है। आप बोलोगे मैम ये चीज़ बताई, क्योंकि बच्चा वो आपकी सिर्फ एनसीईआरटी से बुक से करने हैं, तो मैंने आपको बोल दिया था जो जो काम का होगा, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, वही मैं चीज़ आपको बताऊंगी। बाकी मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो। ठीक है, एक तो साइटोप्लाज्म वाला देख लेना। एक और बचा आपके क्वेश्चन आता है, एक लाइन में दे रखा है आपको पिलाए और फिम्ब्रियाए, ये 2 दे रखे हैं बच्चा। देखो, एक होता है सीलिया फ्लैजिला और एक होता है पिल्लाए और एक फिम्ब्रियाए, चारों में डिफरेंस नहीं करना। सीलिया और फ्लैजिला तो मूवमेंट और लोकोमोशन में मदद करते हैं, बट पिल्ला और फिम्ब्रिया लोकोमोशन में मदद नहीं करते। 2 बैक्टीरिया की सेल की 2 प्रोकैरियोटिक सेल को आपस में जोड़ने का काम करते हैं ताकि रिप्रोडक्शन कर सके, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। ये क्वेश्चन आप क्या रखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग फॉर पिलिया एंड फिम्ब्रिया। तो ये 2 ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी भी मूवमेंट में मदद नहीं करते, ध्यान रख लेना। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो 2 प्रोकैरियोटिक सेल, और ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, पिलिया फिम्ब्रिया। पिल्लाए और फिम्ब्रिया जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, बट सीलिया फ्लैजिला दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो सीलिया फ्लैजिला तो क्या करते हैं, मूवमेंट और लोकोमोशन मदद करते हैं, और पिल्लाए फिम्ब्रिया जो होते हैं वो एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो 2 प्रोकैरियोटिक सेल को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। ये आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है बच्चा। तो ये सारी वही चीज़ें जो मैं आपके एनसीईआरटी की लाइन्स बोल रही हूँ, इससे बाहर आपके नहीं आएगा इसमें, तो इतना तो मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, है ना, तो इससे बाहर तो पूछा नहीं गया है। तो जो जो था आपके एक्स्ट्रा था वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, हर चीज़ के लिए समझ में आ गया। चलो, तो ये बात ध्यान रखना। मीजोसोम वाला पढ़ लेना एक बार। मीजोसोम फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया के सेम होता है, ठीक है, बट स्ट्रक्चर अलग होता है। मीजोसोम का फॉर्मेशन कौन करती है, प्रोकैरियोटिक की खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। ये मेम्ब्रेन देख लेना आप, उसमें अब लिख रखा है ये बात, ठीक है। चलो, तो ये अपना कंप्लीट हो गया सेल वाला चैप्टर। जितना था मैंने आपको एडिशनल से एडिशनल चीज़ें बताई है, जो जो काम की थी मैंने आपको पहले बोल दिया, जो आएगा उसको तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, और आपकी गोल्जी का ER कैसे काम करता है एक साथ, वैक्यूल, लाइसोसोम, सब मैंने आपको चीज़ें बता दी, ठीक है। ये क्रोमोसोम के बारे में। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर करेंगे सेल डिवीजन वाला करेंगे। सेल डिवीजन को भी अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चा मैं आपको, है ना। बस आप एक बार इसको लेक्चर को देख के और आप बस एनसीईआरटी से एक बार पढ़ते जाओ। मैं आपको जो बोल रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं लिखती हूँ, जो बोलती हूँ, तो समझ जाया करो कि मैम कि हाँ एनसीईआरटी से है, जिसको एनसीईआरटी से पढ़ना है बस अपन को, इसका एडिशनल में कुछ नहीं देखना है अपन को, ठीक है। चलो, इस बात को ध्यान रखना, है ना। और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और इसके बाद अपन जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।